उसे ऐसे लग रहा था जैसे फौलाद पर हाथ मार रही हो। जब वो निढाल होकर गिरने लगी तो अली ने दराज पर से पांव हटा लिया, उसमें से रिवॉल्वर निकालकर चैम्बर को खाली किया। तमाम गोलियां फेंककर उसे रिवॉल्वर देते हुए बोला, जाओ अपनी फुर्ती आजमाओ, गोलियां चुनकर इसे लोड करो और मुझे निशाना बनाओ। वो उसके हाथ पर रिवॉल्वर रखकर जाने लगा। उसका एक हाथ दराज के अंदर रहकर बुरी तरह जख्मी हो गया था। दूसरे हाथ से फौलाद पर कराटे के हाथ मारने का नतीजा भी बुरा निकला। वक्ती तौर पर दोनों हाथ बेकार हो गए थे। वो तेजी से चलता हुआ बाहर आया। बाहर पुलिस की 2 गाड़ियां नजर आईं। वो गाड़ियां अहाते के अंदर आ रही थीं। अली तैमूर दौड़ता हुआ अहाते की दीवार की तरफ गया। पुलिस अफसर ने बुलंद आवाज से कहा, वो एडी फिशर जा रहा है, उसे रोको। एक गाड़ी रिवर्स गियर में अहाते के बाहर गई। दूसरी गाड़ी से सिपाही निकलकर अली की तरफ दौड़ने लगे। वो उछलकर अहाते की दीवार पर आया, फिर दूसरी तरफ कूदकर सड़क पर भागने लगा। अहाते के बाहर आने वाली पुलिस गाड़ी गियर बदलकर आगे बढ़ी। वो भी आगे आगे दौड़ता जा रहा था। गाड़ी की अगली सीट पर बैठे हुए अफसर ने मेगाफोन के जरिए कहा, एडी फिशर, ये तुम्हारी नादानी है, गाड़ी की रफ्तार से नहीं दौड़ सकोगे, खुद को हमारे हवाले कर दो। लेकिन वह हैरत अंगेज तेज रफ्तारी से दौड़ रहा था। अफसर का भी यह ख्याल दुरुस्त था कि वो गाड़ी से तेज नहीं भाग सकेगा, लेकिन उसका जहन बिजली की सी तेजी से बचाव के रास्ते निकालता था। उसने दूर तक दौड़ने के बाद अचानक एक बंगले के हाथे में छलांग लगा दी। गाड़ी रुक गई, भागने वाला नहीं रुका। तेज भागने वाली गाड़ी से सिपाही उतरकर उस बंगले के हाथे में जाने लगे। बंगले का बैरूनी दरवाजा खुला हुआ था। वो सब दौड़ते हुए अंदर आए। अंदर बैठी हुई औरतों ने चीखना शुरू कर दिया। एक बोली, ये कहाँ का कानून है? क्या पुलिस वाले इजाजत लेकर नहीं आ सकते? अफसर ने कहा, हमें अफसोस है, हम मजबूर हैं, एक मुजरिम यहाँ आया है। यहाँ कोई नहीं है। अफसर ने सिपाहियों से कहा, वो बंगले के पिछले रास्ते से निकल गया होगा। कम ऑन, एक सिपाही जाए और गाड़ी को पिछले रास्ते पर लाए। वो सब बंगले से निकलकर दूसरे रास्ते की तरफ दौड़ने लगे। एंजेला पुलिस की दूसरी गाड़ी में बैठकर आई। उसे पता चला फिशर गाड़ी में आने वाले सिपाहियों को पैदल बना चुका है। वो बोली, चीफ, वो बहुत चालाक है, ऐसे हाथ नहीं आएगा, प्लीज टेलीपैथी जाने वालों को इन्फॉर्म करो। चीफ ने कहा, अभी मैं यही सोच रहा था, हमारा कोई टेलीपैथी जाने वाला फिशर के अंदर जाकर उसे फरार होने से रोक सकता है। वो मोबाइल टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबरों के बटन दबाने लगा। उधर जे मॉर्गन और एल्पा वगैरह रायमा के मामले में मसरूफ थे। गोल्डन ब्रेन्स ने भी एडी फिशर को रायमा का एक ताबेदार समझकर ज्यादा अहमियत नहीं दी। उसकी सारी तवज्जो रायमा को अपना वफादार बनाने के लिए थी। फिर दानियाल की गद्दारी उनका कीमती वक्त ज़ाया कर रही थी। जे मॉर्गन आइंदा किसी फरेब से बचने के लिए रायमा के दिमाग में पहरेदार बनकर बैठा हुआ था। एल्पा सो रही थी। उसे सुबह 4 बजे रायमा के दिमाग में जाकर जे मॉर्गन को ड्यूटी से फारिग करना था। रात के 1 बजे टेलीफोन की घंटी बजने लगी। एल्पा गहरी नींद में थी, लेकिन दिमाग को हदायत दे चुकी थी कि कोई गैर मामूली बात हो तो आंख खुल जाए, इसलिए फौरन ही आंखें खुल गईं। उसने रिसीवर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बोल रहा हूँ। मुझे रिपोर्ट मिली है कि एडी फिशर रायमा को छोड़कर उस बंगले से भाग गया है। मैंने तस्दीक करने के लिए उस बंगले में फ़ोन किया। वहां घंटी बजती रही, लेकिन हमारे किसी पहरेदार ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। शायद फिशर ने एक अफसर और 2 सिपाहियों को कत्ल कर दिया है। एल्पा ने पूछा, और वो 3 कुत्ते, क्या फिशर ने उन्हें भी खत्म कर दिया है? जाहिर है उन कुत्तों की जिंदगी में वो बाहर कदम नहीं रख सकता था। अच्छा, मैं देखती हूँ। वो रिसीवर रखकर सोचने लगी। एडी फिशर की आवाज़ और लहजे को याद करते करते, ख्याल खोने की परवाज करते हुए उसके दिमाग तक पहुंचकर वापस आ गई। ऐसा उसी वक्त होता है जब कोई सांस रोक लेता है। एल्पा बिस्तर से उठकर आईने के पास आई, फिर अपने बालों को ब्रश करते हुए सोचने लगी। एडी फिशर का दिमाग हसास नहीं है। जब वो रायमा के साथ यहाँ पहुंचा था तब मैंने एयरपोर्ट पर फिशर को आजमाया था। मुझे उसके दिमाग में जगह मिल गई थी। इत्मीनान हो गया था कि उसके अंदर किसी वक्त भी पहुंचा जा सकता है। फिर यह अचानक तब्दीली कैसे आ गई? वो योगा का माहिर कैसे हो गया? फिर एल्पा ने सोचा, फिशर के दिमाग में कोई पहुंचे या ना पहुंचे, रायमा जरूर पहुंच सकती है, क्योंकि फिशर उसका मामूल और ताबेदार है। अगर मैं रायमा की सोच और लहजे इख्तियार करूं तो वो सांस नहीं रोकेगा। वो रायमा की सोच और लहजे को इख्तियार करके वहां पहुंची, फिर वापस आ गई। अली की सांस रुकी हुई थी। वो हैरान रह गई। पहली बात यही समझ में आई कि वो रायमा के तनवीमी अमल से निजात हासिल कर चुका है। एल्पा गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट देने के लिए कंप्यूटर के पास आ गई। अली को ये इल्म नहीं था कि एल्पा उसके दिमाग में 2 बार आने की कोशिश करते हुए नाकाम हो गई है। उसने एल्पा का रास्ता रोकने के लिए सांस नहीं रोकी थी। दरअसल वो पुलिस वालों से छुपने के लिए एक जगह तारीकी में लेटा हुआ था। सिपाही करीब ही इधर उधर उसे तलाश कर रहे थे। वो चाहता था सिपाहियों को उसके सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई ना दे, इसलिए उसने सांस रोक ली थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सांस लेने लगा। इस वक्त वो एक सर्वेंट क्वार्टर की छत पर लेटा हुआ था। कोई 20 कदम के फासले पर एक बहुत बड़ी कोठी थी। वो रेंगता हुआ छत के किनारे आया। नीचे कोई सिपाही दूर तक नजर नहीं आ रहा था। शायद वो मायूस होकर चले गए थे। उसने जरा देर तक इंतजार किया, फिर छत से उतरकर नीचे आ गया। पुलिस वाले भी चालाक थे। वो तारीकी में छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक ही उस पर छलांग लगाई, लेकिन उसे पकड़ न सके। वो मुकाबला कर रहा था। किसी को लात घून से मार रहा था, किसी को दोनों हाथों से उठाकर फेंक रहा था। पुलिस कार में बैठा हुआ चीफ रिसीवर से कान लगाए सुन रहा था। दूसरी तरफ से उसका सीनियर अफसर कह रहा था, अभी रिपोर्ट मिली है कि टेलीपैथी जाने वाले फिशर के दिमाग में नहीं पहुंच सकते।
यह हुक्म दिया गया है कि फिशर को गोली मारकर जख्मी करो ताकि उसके दिमाग में जगह मिल सके। चीफ ने रिसीवर रखा और अपना रिवॉल्वर निकालकर सिपाहियों की तरफ दौड़ते हुए बोला, हट जाओ, मैं फायर कर रहा हूं। फिशर को जख्मी करना जरूरी है, दूर हटो। अली ने यह सुनते ही कोठी की तरफ दौड़ लगाई। फायरिंग से बचने और छुपने की वही एक जगह थी। ठाई की आवाज के साथ एक गोली सनसनाती हुई उसके करीब से गुजर गई। दूसरी बार फायरिंग की आवाज गूंजी। इसके साथ ही अली ने फिजा में उछलकर जैसे गोता लगाया, फिर टीवी लाउंज के शीशे को तोड़ता हुआ कोठी के अंदर आ गिरा। कोठी के अंदर जैसे जलजला आ गया। वहां रहने वाले एक मर्द और एक औरत की गरजती हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? अली कालीन पर आकर गिरा था। वो फौरन ही उठकर खड़ा हो गया। अब उसे कोठी के मकीनों से भी निमटना था। लेकिन जब वो मकीन एक कमरे से निकलकर उसके सामने आए तो वह हैरानी से उन्हें देखता रह गया। उसने आज तक पहाड़ जैसे इंसानी रोबोट नहीं देखे थे। उसने बाबा साहब के दायरे में सोसाना और जिब्राइल को देखा था, उनसे दोस्ती भी थी। वो पारस की तरह सोसाना को आपा जान कहता था, लेकिन अभी खुद को भूला हुआ था। उधर सोसाना और जिब्राइल उसे नहीं पहचान सके थे क्योंकि अली की शख्सियत और सूरत बदली हुई थी। फिल वक्त वे एक दूसरे के लिए अजनबी थे और कोई अजनबी शीशे तोड़कर घर में घुस आए तो वह दुश्मन समझा जाता है। जिब्राइल ने उसकी ठोड़ी के नीचे हलक को दबोच लिया। अली ने सांस रोक ली। जिब्राइल के मुंह पर कराटे का हाथ मारा। वो हाथ फौलादी था। जिब्राइल को जरा तकलीफ पहुंची। उसने बर्दाश्त करते हुए अली को ऊपर उठा लिया, उसके पांव जमीन से उखाड़ दिए। इन्हीं लम्हात में अल्पा ने अली के दिमाग में आना चाहा, मगर फिर एक बार सोच की लहरें वापस आ गईं, क्योंकि अली अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए सांस रोके हुए था। वह चीफ के दिमाग में आकर बोली, तुमने गोलियां जाया की हैं, वो जख्मी नहीं हुआ, उसने सांस रोकी हुई है। चीफ ने कहा, मादाम बड़ी मुश्किल है, वो सोसाना और जिब्राइल की कोठी में चला गया है। एल्पा ने कहा, ओ गॉड, हमारी पूरी कोशिश यही थी कि रायमा और फिशर को इंसानी रोबोट से दूर रखा जाए ताकि सोसाना तक ना पहुंच पाए। हम रायमा को नेतानिया ले गए थे। कहाँ नेतानी और कहाँ थे लबैब? वो कमबख्त फिशर एक तवील फासला तय करके फरहाद के आलाकारों के घर में घुस गया है। उसे किसी तरह भी वहां से निकालो। यस मादाम, मैं सिपाहियों के साथ कोठी के अंदर जा रहा हूं। वो सिपाहियों के साथ कोठी के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अली ने जिब्राइल के शिकंजे में अपने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। सांस तो पहले ही रोकी हुई थी। जिब्राइल ने समझा कि उसका दम निकल गया है। उसने अली को एक तरफ फेंक दिया। वह फर्श पर गिरते ही उछलकर खड़ा हो गया। जिब्राइल ने उसे मुर्दा समझा था। मुर्दे ने फिजा में उछलकर उसके सीने पर एक फ्लाइंग किक मारी। वह पीछे की तरफ लड़खड़ाकर टीवी से टकराया। अपना तवाजन बरकरार न रख सका। टीवी के साथ फर्श पर गिर पड़ा। सोसाना दिलचस्पी से यह मुकाबला देख रही थी। वह हैरानी से बोली, ताज्जुब है, मैं पहली बार तुम्हें किसी के मुकाबले में गिरते हुए देख रही हूं जिब्राइल। जिब्राइल ने कहा, ओ सोसाना, तुमने ये नहीं देखा कि इस जवान ने मास्टर रोकी के अंदाज में किक मारी है? ट्रेनिंग के दौरान जब मास्टर हम दोनों पर हमले करता था तो हम संभल नहीं पाते थे। सोसाना ने अली को तारीफी नजरों से देखा, फिर जिब्राइल से कहा, ऐसा है तो तुम तमाशा देखो, मैं इससे मुकाबला करूंगी। वो मुकाबले के लिए डट गई। अली ने दोनों हाथ उठाकर कहा, प्लीज मुझे दुश्मन ना समझो। मैं एक दुश्मन टेलीपैथी जानने वाली के शिकंजे से निकलने के लिए पनाह लेने आया हूं। अगर तुम दोनों यहूदी हो तो मुझे फौरन यहां से भी भागना होगा, और अगर यहूदी नहीं हो तो फॉर गॉड सेक मेरी मदद करो, मैं भी तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं। सोसाना और जिब्राइल ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा। फिर वो बोली, क्या चाहते हो? कॉल बेल की आवाज सुनाई देने लगी। अली ने कहा, यहां की पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आई है, जबकि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। अगर तुम मुजरिम नहीं हो तो तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। आओ हमारे साथ चलो। अली उनके साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाने लगा। कॉल बेल की आवाज वक्फे वक्फे से आ रही थी। अली ने पूछा, क्या वो तुम्हारे कहने से मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे? जिब्राइल ने कहा, हम उन्हें समझाएंगे, वो बातों से नहीं समझेंगे तो लातों से जरूर समझ लेंगे। उसने दरवाजे के पास आकर उसे खोला। बाहर इंटेलिजेंस का चीफ, एक पुलिस अफसर और कई सिपाही खड़े हुए थे। चीफ ने अपना कार्ड दिखाकर कहा, मैं इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ हूं। यह जवान एडी फिशर तुम्हारे घर का शीशा तोड़कर अंदर आया है। हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। सोसाना ने पूछा, क्या हमारे घर का शीशा तोड़ने और यहां घुस आने के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते हो? अफसर ने कहा, यह वाकई जुर्म है, आप भी मानती हैं? मानती हूं, और इस जवान की गलती को मुआफ करती हूं। हमारी मुआफी के बाद ये मुजरिम नहीं रहा, लिहाजा इसे गिरफ्तार ना करो। अफसर ने चीफ को देखा, फिर कहा, मादाम तुम मुआफ कर सकती हो, मगर ये हमारा भी मुजरिम है। हमें उम्मीद है तुम कानून के तकाजे पूरे करने से हमें नहीं रोकोगी। जिब्राइल ने कहा, इसने हमारे घर में पनाह ली है, लिहाजा हम भी कानून के तकाजे पूरे करने के लिए इसका जुर्म मालूम करेंगे। मिस्टर जिब्राइल, तुमने वादा किया था कि हमारे मुल्की मामलात में मुदाखलत नहीं करोगे। बेशतर मुल्की मामलात राज में रहते हैं। यह जवान हमारे एक राज से ताल्लुक रखता है, तुम्हें अपने वादे का पाबंद रहना चाहिए। जिब्राइल ने अली से पूछा, क्या तुम्हारा ताल्लुक इस मुल्क से है? उसने इनकार में सर हिलाकर कहा, मैं अमेरिका से आया हूं और मुझे यहाँ आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए। जिब्राइल ने अफसर से कहा, जब ये तुम्हारे मुल्क से ताल्लुक नहीं रखता है तो तुम्हारे मुल्की मामलात से कैसे ताल्लुक रखता है? यह गैर मुल्की जासूस है, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाने आया है। यह झूठ है। रायमा नामी एक औरत ने मुझे टेलीपैथी और तनमीमी अमल के जरिए अपना ताबेदार बना लिया है। मेरे जहन से मेरी पिछली जिंदगी भुला दी है। जब मैं अपने आप को नहीं पहचानता हूं तो इस मुल्क के खिलाफ क्या खाक जासूसी करूंगा? चीफ ने कहा, मिस्टर जिब्राइल ये झूठ बोल रहा है।
हम अपने ख्याल ख्वानी करने वालों के जरिए इसे झूठा साबित कर देंगे। सोसाना ने कहा, हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले भी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, इसलिए अपने टेलीपैथी जानने वालों को जहमत न देना। ये जवान झूठा और फरेबी साबित होगा तो हम खुद इसे तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसी वक्त लैला ने जिब्राइल के अंदर आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, मैं दूसरी जगह मसरूफ हूँ, सिर्फ खैरियत मालूम करने आई हूँ। वो बोला, हम खैरियत से हैं। ये नौजवान तनाज़े का बायस बना हुआ है। ये यहूदियों से भागकर हमारे पास पनाह लेने आया है। ये अफसरान इसे गिरफ्तार करके ले जाना चाहती हैं। लैला ने पूछा, यह जवान कहाँ से आया है, क्या नाम है इसका? नाम है एडी फिशर और कहता है किसी रायमा ने तनवीमी अमल के जरिए इसकी याददाश्त गुम कर दिया। लैला ने खुश होकर कहा, ओ खुदाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो जिब्राइल, मैं जो कह रही हूँ उसे सुनकर खुशी का इजहार न करना। ये नौजवान हमारा अली तैमूर है। जिब्राइल ने हैरानी से अली को देखा। सोसाना पुलिस अफसर से बातें कर रही थी। जिब्राइल ने कहा, हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे। हमारा फैसला यह है कि जवान हमारे पास रहेगा। अगर तुम लोग फौरन वापस ना गए तो एक एक की गर्दन तोड़ दूंगा। चीफ ने कहा, हम जा रहे हैं, हमारे बड़े तुमसे निमट लेंगे। जाने से पहले एक वार्निंग सुन लो। इस जवान के दिमाग में तुम्हारा कोई टेलीपैथी जानने वाला ना आए। हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले हमें बाखबर रखेंगे। अगर कोई छुप कर आएगा और इसे नुकसान पहुंचाएगा तो जवाबन तुम्हारा जो नुकसान होगा उस पर तुम्हारे तमाम यहूदी अकाबरीन मातम करते रह जाएंगे। नाउ गेट लॉस्ट। जिब्राइल ने दरवाजा बंद कर दिया। बंद दरवाजे के बाहर पुलिस वालों के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो वापस जा रहे थे। जिब्राइल दरवाजे के पास से पलटकर सोसाना के पास आया, फिर बोला, याद है इस नौजवान ने मास्टर वाट्सुरोकी के अंदाज में मुझे फ्लाइंग किक मारी थी। वो बोली, याद है, मगर तुम याद क्यों दिला रहे हो? इसलिए कि तुम्हारा दूसरा भाई अली तैमूर है। क्या? सोसाना ने हैरानी से चीख कर अली को देखा। लैला अली के दिमाग में कह रही थी, बेटे तुम सही जगह पहुंच गए हो। मैं जल्द ही तुम्हारी पिछली जिंदगी याद दिलाऊंगी। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी माँ हूं, मेरा नाम लैला है। अभी इससे ज्यादा ना पूछो। मैं इस बात का इंतजाम करने जा रही हूँ कि रायमा और दूसरे दुश्मन टेलीपैथी जाने वाले खामोशी से तुम्हारे अंदर पहुंचकर तुम्हें नुकसान ना पहुंचाएं। मैं जल्दी आऊंगी। ये सामने तुम्हारी बहन सोसाना है। उधर जिब्रील ने सोसाना को बताया कि अली की हकीकत मदर लैला ने बताई है। सोसाना खुशी से दौड़ती हुई आई और अली से लिपट गई। ऐसे वक्त रोबोट बहन की मोहब्बत महंगी पड़ती थी। वो खुशी से गले लगती थी, मगर गले लगने वाले की सांस रुकने लगती थी। ऐसे वक्त पारस भी सोसाना से दूर भागता था, मगर अली अनजाने में फंस गया था। बचाव की एक ही सूरत थी, उसने सांस रोक ली। ये योगा के माहिर जानते हैं कि सांस रोकने से कुव्वत बर्दाश्त में इजाफा होता है। वह सांस रोककर बहन की पहलवानी मोहब्बत को बर्दाश्त कर रहा था। दूसरी तरफ अनजाने में फायदा भी पहुंच रहा था। एल्पा फिर उसके दिमाग तक आई थी और सांस रोकने के बायस उसकी सोच की लहरें वापस चली गई थीं। मैंने मुगलपुरा में लाल पुल के पास एक छोटा सा मकान किराए पर हासिल किया और वहाँ एक आम शहरी की हैसियत से रहने लगा। एक तवील मुद्दत के बाद अपने बाप दादा का लिबास शलवार कमीज पहनने लगा। एक ऐसी अवामी तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की कि दुश्मन और दोस्त नुमा दुश्मन भी मुझे फरहाद अली तैमूर की हैसियत से पहचान नहीं सकते थे। यह हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है कि मैं अपने ही वतन में अपने लोगों के दरमियान मुंह छुपा रहा था, क्योंकि मेरे खिलाफ महाजराई शुरू हो चुकी थी। बड़े बड़े सरमायादार और जागीरदार समझ गए थे कि मैं पाकिस्तान में रह गया तो वो दुनिया से उठ जाएंगे या नाजायज़ राय से हासिल होने वाली दौलत से महरूम हो जाएंगे। उन्होंने मुल्क के बड़े बड़े अखबारात में मेरे खिलाफ बयानात शाया कराने की कोशिशें की, लेकिन अखबारात के जिम्मेदार मालिकान ने कहा, फरहाद अली तैमूर एक फिक्शन, एक ख्याली किरदार है। अगर वह हकीकत है और वो इस मुल्क में है तो कानून के मुहाफिज उसे गिरफ्तार करें। अदालत तस्दीक करे कि वो एक जिंदा किरदार है तो हम अपने अखबारात में अच्छा खासा मवाद शाया करेंगे। रेडियो और टीवी वालों ने भी मुझे एक जिंदा किरदार तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। अगरचा पिछले दिनों बैनुल-अक़वामी नशीराती इदारे ने मुझे और सोनिया को टीवी स्क्रीन पर पेश किया था और फरहाद विलेज के भी मनाजिर पेश किए थे, लेकिन ये इस बात का सबूत नहीं था कि वही फरहाद पाकिस्तान में है। अगर कोई फ्रांस के फरहाद विलेज में रहता है तो ये मुल्क से बाहर का मामला है। अपनी बहन शाहीना के दरवाजे पर मैंने अवामी अदालत कायम की थी, लेकिन वहाँ अवामी अदालत की तख्ती नहीं लगी थी। उस दरवाजे के सामने राजा सफ्तर अली, उसका जवान बेटा और यहूदियों का एक एजेंट जॉन शेरबाज मौत के घाट उतारे गए थे। जिन पुलिस अफसरान और आला ओहदेदारान के सामने ऐसा हुआ था, उन्होंने मेरे खौफ से ये रिपोर्ट पेश की थी कि वो तीनों पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन थे। उन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया था, उन्होंने खुदकुशी की थी। जो साहबान इक़्तिदार थे उन्हें मुझसे और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। ऑपोजिशन वाले मुझे अपना हामी बनाकर मेरी टेलीपैथी के जरिए हुक्मरान पार्टी की कमजोरियां साबित करना चाहते थे। मैंने ऑपोजिशन के एक लीडर से कह दिया था कि मुझे और हर पाकिस्तानी को हुकूमत वक्त से वफादारी करनी चाहिए। अगर ऑपोजिशन अवाम की हमायत से हुकूमत बना ले तो हम उनके वफादार रहेंगे। ये जमहूरियत का तकाजा है। जो हुकूमत कर रही हैं उन्हें 5 बरस तक काम करने दिया जाए। वो नाकाम होंगे तो अगले इंतखाबात में अवाम उन्हें कुर्सी से उतार देंगे। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए पारस के पास आया। मेरा बेटा पीटर डिसूजा के नाम से पाकिस्तान आया था
और अपनी फूफी शाहीना की कोठी के सामने वाली कोठी में काम कर रहा था। इस कोठी के मालिक का नाम ऑनर डिसूजा था। हमने ऑनर डिसूजा और उसकी वाइफ पर तन्वी में अमल किया था और उनके दिमागों में नक्श कर दिया था कि पीटर डिसूजा उनका अपना बेटा है। जॉन शेरबाज की बेटी रोजीना एक यहूदी मंसूबे के तहत आई थी। उसने भी ऑनर डिसूजा के यहाँ काम किया था। पारस को दोस्त बनाया था। फिर ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ी। उसने अपने बाप जॉन शेरबाज को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। फिर पारस की दोस्ती से तौबा करके अपने बाप की लाश वहां से ले गई थी। हमने रोजीना को जाने दिया क्योंकि वो यहूदियों का एक नाकाम मोहरा था। हमें उनके बड़े बड़े मोहरों से निपटना था। इस मकसद के लिए पारस मेरी हदायत के मुताबिक एक कार ड्राइव करता हुआ लाहौर से चंद किलोमीटर दूर एक दवासाज कंपनी में पहुंच गया। इस दवासाज कंपनी का मालिक चौधरी हाकिम अली हाकिम था। वह इस्लामाबाद में रहता था। उसकी एक बेटी और एक बेटा डॉक्टर थे। उन दोनों का क्याम लाहौर में था क्योंकि वो अपनी निगरानी में अद्वियात तैयार कराते थे। पारस ड्राइव करता हुआ नोमान लेबॉर्ट्रीज के बड़े आहनी गेट के सामने पहुंचा। मुसल्ला गार्ड ने पूछा, आप कौन हैं, किससे मिलना चाहते हैं? मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। पारस ने कहा, मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूं, मेरा नाम आमिर हसन है। वो गार्ड कैबिन की तरफ जाने लगा। उसके ख्यालात बता रहे थे कि वो दवासाज कंपनी के मालिक के बेटे डॉक्टर नुमान हाकिम को एक मेडिकल अफसर की आमद की इतला देने जा रहा था। उसने कैबिन में आकर फ़ोन पर राब्ता करने के बाद कहा, जनाब, एक मेडिकल अफसर आमिर हसन आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। डॉक्टर नुमान ने कहा, आने दो। मैं नुमान के अंदर पहुंच गया। वह रिसीवर रखकर सोच रहा था, ये आमिर हसन कोई नया मेडिकल ऑफिसर है? मैं पहली बार ये नाम सुन रहा हूँ। डैडी ने ताकीद की है कि किसी नए अजनबी शख्स पर भरोसा न किया जाए। फरहाद अली तैमूर किसी को भी अपना आलाकार बनाकर हमारा भेद लेने के लिए यहाँ लेबॉर्ट्री में भेज सकता है। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया, फिर 2 बटन बारी बारी दबाने के बाद इंतजार किया। दूसरी तरफ से एक नुस्वानी आवाज़ आई, हेलो। नुमान ने कहा, सोफिया, एक नया मेडिकल ऑफिसर आया है, मेरे चैम्बर में दाखिल होने वाला है। जो गैर कानूनी आइटम है उसे तय खाने में पहुंचा दो। सोफिया ने कहा, भाईजान इत्मीनान रखें, अभी लेबॉर्ट्री में कोई काबिल गिरफ्त आइटम नहीं है, सब तय खाने में है। बाय द वे, ये नया रंगरूट कौन है? तुम अपने चैम्बर में रहो, मैं खुफिया माइक ऑन रखूंगा, तुम इसकी बातें सुन सकोगी। उसने रिसीवर रख दिया। फिर दरवाजे पर दस्तक सुनते ही खुफिया माइक के बटन को ऑन करते हुए टेलीफोन के रिसीवर को उठा लिया। हालांकि फ़ोन की घंटी नहीं बजी थी, किसी ने फ़ोन के जरिए कॉल नहीं किया था, लेकिन वो आने वाले अफसर के सामने अपनी मसरूफियात जताना चाहता था। मैंने उसे सिर्फ 2 सेकंड के लिए गायब दिमाग बनाया और उसके हाथ से टेलीफोन प्लग के तार को खींच दिया। प्लग अपने स्विच बोर्ड से निकल गया। फिर मैंने हाथ से रिसीवर मेज़ पर गिराकर उसे हाजिर दिमाग बना दिया। उसने मेज़ पर से रिसीवर उठाकर सोचा, मैं नए अफसर की आमद से गैर शऊरी तौर पर कुछ नर्वस हो गया हूँ। कमाल है, रिसीवर हाथ से छूट गया। दूसरी बार दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, कम इन। यह कहकर रिसीवर कान से लगाकर बोलने लगा। पारस दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। डॉक्टर नुमान ने हाथ के इशारे से उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए फ़ोन पर कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि हमारी दवाएं मियारी होने के बावजूद अस्पतालों और दवाओं की दुकानों में क्यों कम नजर आती हैं। इसलिए कि हम सरकारी और प्राइवेट डॉक्टरों को कमीशन नहीं देते हैं। ये तमाम डॉक्टर अपने मरीजों के नुस्खों में हमारी दवाएं नहीं लिखते हैं। बेचारे मरीज वही दवाएं खरीदते हैं जिसका मशवरा उनके डॉक्टर देते हैं। इसलिए हमारी लेबॉर्ट्रीज की अद्वियात मार्केट में बहुत कम नजर आती हैं। फिर वो कान से रिसीवर लगाए हूँ हाँ यूं करने लगा जैसे दूसरी तरफ की गुफ्तगू सुन रहा हो। फिर वो बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं चलता। बहुत नुकसान उठाने के बाद यह अकल आई है कि रिश्वत का नाम बदलकर नजराना कर दिया जाए और सिर्फ डॉक्टरों को ही नहीं, इंक्वायरी करने वाले अफसरों को भी नजराना पेश किया जाए। जी बिल्कुल ठीक, ऐसा तो करना ही होगा। हम दवाओं की कीमत बढ़ा देंगे। जो रकम रिश्वत के तौर पर देंगे वो ग्राहकों की जेब से वसूल करेंगे। हाँ, अच्छा, मैं फिर फ़ोन करूँगा। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। फिर पारस से हंसते हुए बोला, इस मुल्क में शराफत और ईमानदारी से कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन है। मुनाफा तो दूर की बात है, कारोबार में लगाई हुई रकम भी डूब जाती है। अगर डॉक्टरों और मुतल्लिका अफसरों को रिश्वत दो तो कारोबार चमक जाता है और मुनाफा आसमान तक पहुंच जाता है। बाय द वे मिस्टर, आप कौन है? पारस ने मुस्कुराकर कहा, गेट पर ड्यूटी देने वाले गार्ड ने तुम्हें बताया था कि मेरा नाम आमिर हसन है और मैं। वो बात काट कर बोला, आप मेडिकल ऑफिसर हैं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। उसने मुसाफे के लिए मेज़ के उधर से हाथ बढ़ाया। पारस ने इधर से कहा, मुसाफिया तो बाद में भी हो जाएगा, पहले टेलीफोन का प्लग लगाओ। आखिर कब तक मुर्दा फ़ोन पर बदरूहों से बातें करते रहोगे? उसने चौंक कर प्लग की तरफ देखा, फिर बोला, ये प्लग तो लगा हुआ था, ये कब निकल गया? ये उस वक्त भी निकला हुआ था जब तुम बदरू से बातें कर रहे थे। डॉक्टर नुमान ने नागवारी से पूछा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि प्लग लगा हुआ नहीं था और मैं बस यूं ही बकवास कर रहा था? तुम बकवास नहीं कर रहे थे, फ़ोन के बहाने मुझ जैसे नए अफसर को समझा रहे थे कि अगर मैं रिश्वतखोर हूं तो मुझे यहाँ से माकूल रकम मिलती रहेगी और अगर ईमानदार हूं तो मुझे मालूम हो जाएगा कि आज तक तुमने किसी को रिश्वत नहीं दी।
कारोबार में नुकसान उठा रहे थे और अब रिश्वत के लेन देन पर मजबूर हो रहे हो। यानी चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। वो हिचकिचाते हुए बोला, देखिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे वो फ़ोन का प्लग सही समझा रहा है। उसी वक्त सूफिया चैम्बर का पिछला दरवाज़ा खोल कर आई और आते ही स्विच बोर्ड से दूर पड़े हुए प्लग को देखा। फिर अपने भाई को घूरते हुए कहा, भाईजान लेबॉर्ट्री में आपकी ज़रूरत है, फ़ौरन जाएं। वो उठते हुए बोला, सोफिया ये मिस्टर। वो बात काट कर बोली, प्लीज़ भाईजान आप फ़ौरन जाएं। वो तेज़ी से चलता हुआ पिछले दरवाजे से चला गया। सोफिया पारस को गहरी नज़रों से देखती हुई रिवॉल्विंग चेयर के पास आई। फिर वहां बैठकर बोली, कौन हो तुम? वो मुस्कुराकर पूछा, ये पूछकर तुम अपने भाई की तरह गलती कर रही हो। वो खुफिया माइक जो इस मेज़ के नीचे उसका तार ढीला होकर झूल रहा था। जब मैं यहाँ कर बैठा तो ये माइक झूलते हुए मेरे पाँव से आकर लगा, ये देखो। उसने मेज़ के नीचे से माइक को खींच कर दिखाया। वो बोली, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं उसके जरिए तुम्हारी गुफ्तगू सुन रही थी? वो बोला, ये इंसानी फितरत है कि वो कमरे में दाखिल होकर पहले वहां बैठे हुए अजनबी को देखता है, लेकिन तुमने यहाँ कदम रखते ही उस पलक को देखा जो हमारी गुफ्तगू का मौजू बना हुआ था। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर बोली, तुम्हें मेडिकल ऑफिसर नहीं जासूस बनना चाहिए था, और तुम्हें डॉक्टर नहीं मिस ब्यूटी क्वीन कहलाना चाहिए था। यू शट अप, मुझसे फ्री होने की कोशिश ना करो। क्या तुम मुस्कुराती भी हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। तुम मेडिकल ऑफिसर हो इसलिए लिहाज कर रही हूं, वरना मेरे आदमी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देते। मुझसे सिर्फ काम की बातें करो। पहले काम की बात यह कि तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, मैं मेडिकल ऑफिसर नहीं वाकई जासूस हूं। ये रहा मेरा सरकारी शनाख्ती कार्ड। उसने एक शनाख्ती कार्ड उसकी तरफ फेंका। सोफिया ने उसे उठाकर पढ़ा, जरा परेशान हुई, फिर संभल कर बोली, यहाँ आने का मकसद क्या है? वो बोला, पुलिस वाले यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मेरा सिग्नल मिलते ही यहाँ छापा मारेंगे। अगर सर्च वारंट लाए हो तो दिखाओ और पुलिस वालों को सिग्नल दो, हमारे हाथ साफ हैं। मैं जानता हूं, लेबॉर्ट्री की तलाशी लेने से वो गैर कानूनी आइटम नहीं मिलेगा जो दवाओं में हल किया जाता है। तुम जानते हो कि कुछ नहीं मिलेगा तो क्या रिश्वत का माल कमाने आए हो? वह मुस्कुराकर बोला, इतना जज्बाती माल सामने हो तो कौन नहीं कमाएगा? तुम हद से बढ़ रहे हो। तुम्हारे आला अफसरान को यहाँ बुलाऊं या शराफत से खुद ही जाओगे? उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया। पारस ने कहा, पहले प्लग लगाओ। वो रिसीवर को क्रेडल पर पटक कर कुर्सी से उठी, फिर कालीन पर से उठकर प्लग उठाकर स्विच बोर्ड में लगाने लगी। पारस ने कहा, तुम्हारी लेबॉर्ट्री का एक खास मुलाजिम हमारा मुखबर है। उसने बताया है कि तय खाने का चोर दरवाज़ा कहाँ है और कैसे खुलता है। सोफिया प्लग बोर्ड पर झुकी रह गई, कलेजा थक से रह गया था। लाखों रुपए का गैर कानूनी आइटम वहां छुपा कर रखा गया था। उसने प्लग लगाकर वहां से उठते हुए पारस को चोर नजरों से देखा, फिर कुर्सी पर आकर यूं बैठ गई जैसे ढीली पड़ गई हो। पारस ने कहा, शायद तुम इसे महज धमकी समझो, इसलिए बता दूं कि एक छोटे से कमरे में एक मेज पर टेलीफोन सेट रखा हुआ है। दरअसल वो टेलीफोन नहीं है। तलाशी लेने वालों को कह दिया जाता है कि टेलीफोन खराब है, हकीकतन उसका ताल्लुक चोर दरवाजे से है। जब रिसीवर उठाकर 001090 डायल किया जाता है तो छोटे से कमरे की एक दीवार दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, स्लाइडिंग दरवाजे की तरह खुल जाती है। क्या मैं तय खाने के बारे में भी बताऊं? वो कुर्सी की पुश्त पर रखे हुए तौलिए से चेहरे और गर्दन का पसीना पहुंचने लगी। पारस ने कहा, मैं अनाड़ी जवान हूं, सिर्फ सुना है कि शबाब में इतनी आग होती है कि दिसंबर के महीने में भी पसीना आता है। ये पसीना शबाब का है, ये मेरे हिसाब का। वह खंखार कर गला साफ करते हुए बोली, इतनी गहरी मालूमात के बाद तुम पुलिस पार्टी के साथ दंदनाते हुए तय खाने तक पहुंच जाते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है समझौते की गुंजाइश है। बोलो क्या चाहते हो? अभी जरा देर पहले मैंने कहा था, अगर मुस्कुराना नहीं जानती हो तो मैं तुम्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनते ही वह मुस्कुराने लगी। पारस ने कहा, यहाँ आना हो तो देखो, मुस्कुराते हुए चेहरे पर बहारें कुर्बान हो रही हैं। मैं सिर्फ डैडी और मम्मी के सामने कभी कभी मुस्कुराती हूँ, वरना भाईजान को भी खातिर में नहीं लाती। यानी मुझे खातिर में ला रही हो? प्लीज़ मुझे और मुस्कुराने पर मजबूर ना करो। तुम आशिक मिजाज हो, मैं नहीं हूँ। काम की बात करो। मैं लोहे से फौलाद बनकर बोलता हूँ और हुस्न से फूल की जुबान में गुफ्तगू करता हूँ। काम की बात तुम्हारे बाप से होगी। तुम बताओ, आज रात का खाना किस होटल में खाओगी? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। फिर कैसी हो? शरीफ, नेक और पाकीज़ा। क्या मरने के बाद सीधी जन्नत में जाओगी? अद्वियात में अफीवन और अल्कोहल मिलाकर, मरीजों को गहरी नींद सुलाकर, उन्हें वक्ती तौर पर मर्ज की तकलीफ से निजात दिलाकर और दायमी तौर पर नशे का आदी बनाकर तुम जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर रही हो। क्यों इज्जतदार बन रही हो? अगर हर रात किसी के साथ मुंह काला करती रहो तो ये सिर्फ तुम्हारा गुनाह होगा, मगर ऐसी दवाएं फरोख्त करके तुम पूरी कौम की मुजरिम बन चुकी हो। फिर दावा है कि ऐसी लड़की नहीं हो। वो बोली, हाँ मैं ऐसी नहीं हूँ। आज तक किसी को मैली नियत से अपना हाथ पकड़ने नहीं दिया। कौम के हक में तुम मुझे मुजरिमा कह सकते हो, लेकिन तुमसे इल्तजा करती हूँ कि मुझे गुनाहगार बनने के लिए ना कहो। मेरे तय खाने का माल छोड़ दो और छोड़ने की कीमत बताओ। मैंने कीमत बता दी है
और तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारा बाप हर माह लाखों रुपए का मुनाफा हासिल करते रहने के लिए कितना गिर सकता है। इतना कि वो डॉक्टर बेटे को जूते मारेगा और डॉक्टर बेटी को बाजार का माल बना देगा। फिर वो कुर्सी से उठकर बोला, तुम्हारे सामने मेरा शनाख्ती कार्ड पड़ा हुआ है। यह सबूत है कि मैं सरकारी जासूस हूं, लेकिन नहीं हूं। सोफिया ने उसे चौंक कर सवालिया नजरों से देखा। वो बोला, यहां लेबॉर्ट्री में तय खाने का राज बताने वाला कोई मुखबर नहीं है। वो कुर्सी से उठकर बोली, फिर तुम्हें कैसे चोर दरवाजे का इल्म हुआ? वो खामोशी से पलटकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। सोफिया ने बड़ी फुर्ती से दराज खोलकर रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। वो दरवाजा खोलकर बोला, तय खाने के राजदार को यहां से जिंदा नहीं जाना चाहिए, गोली मार देना चाहिए, लेकिन रिवॉल्वर खाली है। उसने बाहर जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। सोफिया ने जल्दी से रिवॉल्वर को चेक किया, वो खाली था। दराज में झांककर देखा, वहां गोलियां पड़ी हुई थीं। वो जल्दी जल्दी रिवॉल्वर को लोड करने लगी। बाहर कार स्टार्ट होने की आवाज आ रही थी। उसने फौरन ही इंटरकॉम का बटन दबाकर बैरूनी गेट के मुसल्ला गार्ड से राब्ता किया। वो कहना चाहती थी कि गार्ड गेट ना खोले, कार में जाने वाले को पकड़ ले, वो भागना चाहे तो उसे गोली मार दे। लेकिन राब्ता कायम होते उसने कहा, गेट खोल दो, मिस्टर आमिर हसन बाहर जा रहे हैं। वह रिसीवर रखकर रिवॉल्वर लिए तेजी से चलती हुई दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में आई। दूर आहनी गेट खुल गया था और पारस ड्राइव करता हुआ बाहर जा रहा था। तब उसे याद आया कि उसे मुसल्ला गार्ड से कहना कुछ था और वो कुछ और कह गई थी। तीर कमान से निकल गया था, वो जाने वाला हाथ नहीं लग सकता था, लेकिन जासूस ना होते हुए भी पुलिस में मुखबरी कर सकता था। तय खाने में रखा हुआ लाखों का माल पकड़वा सकता था। अब दानिशमंदी यही थी कि तेजी से तय खाने का माल किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। वह दौड़ती हुई अपने भाई डॉक्टर नुमान की तरफ जाने लगी। जब वो पारस से गुफ्तगू कर रही थी तब मैंने उसके भाई को आलाकार बनाया था। उसने छोटे कमरे में जाकर मखसूस नंबर डायल किए थे। चोर दरवाजे को खोला था, फिर पेट्रोल लेकर तय खाने में गया था। वहां उसने अफीवन के तमाम पैकेट्स और अल्कोहल के कनस्तरों पर पेट्रोल छिड़क दिया। फिर तय खाने के फर्श से चोर दरवाजे तक पेट्रोल की धार बनाता हुआ आया। इसके बाद माचिस की तीली जलाकर अंदर फेंक दी और चोर दरवाजे को खुला छोड़कर छोटे कमरे से बाहर आ गया। जब सोफिया दौड़ती हुई भाई की तरफ आ रही थी तभी शोर सुनाई दिया। लेबॉर्ट्री में काम करने वाले भाग रहे थे और आग आग कहते जा रहे थे। एक असिस्टेंट ने सोफिया से कहा, तय खाने में आग लगी है, जहन्नुम के शोले भड़क रहे हैं, उसे कोई बुझा नहीं सकता, आप फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें। वह पलटकर दौड़ती हुई अपने दफ्तरी कमरे की तरफ जाने लगी। वहां नुमान पहले ही पहुंचा हुआ था। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक टेलीफोन का तार काट दिया था। सोफिया ने दफ्तरी कमरे में पहुंचकर रिसीवर उठाया, फिर कान से लगाकर फायर ब्रिगेड के नंबर डायल करना चाहा तो पता चला फ़ोन खामोश है। वह दौड़ती हुई नुमान के दफ्तरी कमरे में आई। वहां भाई ने बताया कि फ़ोन नाकाबिल इस्तेमाल है। वह बेजान सी होकर कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों तक मेज़ के दूसरी तरफ भाई को तकती रही और सोचती रही। फिर फिजा में घुंसा दिखाकर बोली, आई हेट यू, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नुमान ने हैरानी से पूछा, मैंने क्या किया है, मुझे गुस्सा क्यों दिखा रही हो? मैं तुम्हें नहीं, उस बदमाश को कह रही हूँ। उसे कैसे मालूम हुआ कि यहाँ तय खाना है और तय खाने में लाखों रुपए का गैरकानूनी माल रखा हुआ है? उसके यहाँ से जाते ही आग कैसे लग गई? टेलीफोन बेकार कैसे हो गया? क्या वो जादूगर था? जादूगर? वो कहते कहते चौंक गई। फिर मेज पर हाथ मारकर बोली, वो फरहाद अली तैमूर था। फरहाद? नुमान ने सहम कर कहा। डैडी ने कहा था हम होशियार रहें। फरहाद अली तैमूर किसी वक्त भी हमारा मुहासबा कर सकता है, हमारा कारोबार तबाह कर सकता है, हमें कंगाल बना सकता है। सोफिया ने पूछा, क्या तुमने अपना रिवॉल्वर खाली रखा था? नहीं, वो पूरी तरह लोड था। क्या तुमने टेलीफोन का प्लग हटाया था? नहीं। मैं हैरान हूं कि वो कैसे अलग हो गया था। यह भी हैरानी की बात है कि तय खाने में अचानक आग लग गई, और यह भी समझ में ना आने वाली बात है कि हमारे दोनों टेलीफोन बेकार हो गए ताकि फायर ब्रिगेड वाले वक्त पर पहुंच ना सकें। और ये सारी जादूगरी सिर्फ टेलीपैथी के जरिए हो सकती है। डॉक्टर नुमान ने उठते हुए कहा, हम करीबी फैक्ट्री या पब्लिक कॉल ऑफिस से डैडी को फ़ोन कर सकते हैं। सोफिया भी उठकर खड़ी हो गई। वह बाहर निकले तो फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी हाथे में आ रही थी। लेबॉर्ट्री इंचार्ज ने किसी दूसरी जगह से फ़ोन करके आग बुझाने वाले को बुलाया था। वो बहन भाई अच्छी तरह समझ गए थे कि आग बुझ जाएगी, मगर एक पैसे का माल भी सलामत नहीं मिलेगा। चौधरी हाकिम अली हाकिम इस्लामाबाद में था। अपने ड्राइंग रूम में चंद अहम अफराद के साथ बैठा बातें कर रहा था और बात बात पर कहके लगा रहा था। इन अहम अफराद में एक बैनुल अक़वामी तजारती मराकज़ का खास नुमाइंदा था, दूसरा पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का चेयरमैन और तीसरा लंदन की एक बहुत बड़ी दवासाज कंपनी के मालिक जॉन स्मिथ का सेक्रेटरी था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, हम बैनुल अक़वामी ताजरों की बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी सनतों से दुनिया के तमाम मुल्कों को इस्तेहकाम हासिल होता है। हम जब अपनी बात मनवाने पर आते हैं तो बड़े बड़े मुल्कों के हुक्मरान मजबूर होकर हमारे मुतालबात तस्लीम कर लेते हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक के तमाम हुक्मरानों को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि फरहाद अली तैमूर को अगर हमारे तजारती ताल्लुकात में मदाखलत से रोका ना गया और उसे पाकिस्तान से निकाला ना गया
तो एहतजाज के तौर पर 25 ममालिक की बड़ी बड़ी दवासाज कंपनियां बंद कर दी जाएंगी और नामी ग्रामी डॉक्टर हड़ताल करेंगे। बैनुल अक़वामी तजारती मराकज़ के नुमाइंदे ने कहा, यह बहुत बड़ी धमकी है। 25 ममालिक की अहम दवासाज कंपनियां बंद हो जाएंगी तो मार्केट में दवाएं खत्म हो जाएंगी। फरहाद अली तैमूर तमाम दुनिया के गरीबों और बीमारों का कातिल और जल्लाद कहलाएगा। हाकिम अली ने हंसते हुए कहा, बेशक फरहाद को अपनी नेक नामी बरकरार रखने के लिए हमारी यह दावत से बाज आना होगा। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन ने पूछा, ये तो बताएं क्या फ्रांस के ताजिर हमारा साथ देंगे? जॉन स्मिथ के सेक्रेटरी ने कहा, नहीं, फ्रांस में फरहाद की पूरी फैमिली रहती है। वहाँ के ताजरों के सरों पर टेलीपैथी की 6 तलवारें लटकती रहती हैं। वो बेचारे मजबूर हैं। वैसे एक फ्रांस के साथ ना देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अभी हमारे बॉस जॉन स्मिथ आपसे ज़रूरी बातें करने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे फ़ोन करेंगे। चौधरी हाकिम अली ने कहा, 12:10 हो चुके हैं, फ़ोन आता ही होगा। फिर चौधरी ने चौंक कर फ़ोन को उठाया और कहा, वाह, मिस्टर स्मिथ का नाम लेते ही फ़ोन की घंटी बजने लगी। चौधरी के सामने बैठे हुए तीनों अफराद ने हैरानी से फ़ोन को फिर चौधरी को देखा, क्योंकि फ़ोन की घंटी नहीं बज रही थी। मैं घंटी उसके दिमाग में बजा रहा था। सेक्रेटरी ने कहा, मिस्टर हाकिम, फ़ोन तो खामोश है। चौधरी ने हंसते हुए कहा, क्या मेरे कान बज रहे हैं? ताजुब है, घंटी साफ सुनाई दे रही है। उसने रिसीवर उठाकर कान से लगाया और फिर कहा, हेलो, मैं चौधरी हाकिम अली बोल रहा हूँ। मैंने उसके बेटे डॉक्टर नुमान के लहजे में कहा, मैं नुमान बोल रहा हूँ। हाँ बेटे बोल लो, सब खैरियत है ना? उसके सामने बैठे हुए अफराद की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन की घंटी नहीं बजी, कहीं से कॉल नहीं आई, फिर बेटे से रब्ता कैसे हो गया। मैंने चौधरी की खोपड़ी में रहकर कहा, खैरियत नहीं है, हमारी लेबॉर्ट्री के तहखाने में आग लग गई है, 25 लाख रुपए का माल जल गया है। वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। नुमान, ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। आप फ़ौरन यहाँ आएँ, यकीन आ जाएगा। मगर मालूम तो हो कि आग कैसे लगी। फ़ोन सोफिया को दो। मेरी सोच की लहरों ने कहा, हेलो, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सोफिया से बात कराओ। आवाज़ नहीं आ रही है, ज़ोर से बोलें। वो ज़ोर से बोला। मैंने कहा, और ज़ोर से। फिर उसे और ज़ोर से बोलने पर मजबूर किया। वो चीख कर बोला। मैंने उसे और ज़्यादा चीखने को कहा। वो पूरी कुव्वत से चीख कर बोला। वो तीनों उसे हैरानी और परेशानी से देख रहे थे। चेयरमैन ने करीब आकर उससे रिसीवर लेकर कान से लगाया। चौधरी बार बार ज़ोर से बोलने के बायस हाँप रहा था। चेयरमैन ने कहा, फ़ोन पर कोई नहीं है, डायलिंग टोन सुनाई दे रही है। सेक्रेटरी ने पूछा, क्या आप किसी की आवाज़ सुन रहे थे? हाँ, मेरा बेटा बोल रहा था। मेरी लेबॉर्ट्री के तहखाने में आग लगी है, 25 लाख रुपए का माल जल गया है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आपने ये इतला फ़ोन पर कैसे सुनी? हम तीनों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी थी। चौधरी ने कहा, कि आप लोग मुझे पागल समझते हैं? आप लोगों ने फ़ोन की घंटी नहीं सुनी, मैंने सुन ली। मेरे बेटे ने मुझे इतने बड़े नुकसान की इतला दी, इसका भी आपको यकीन नहीं है? आप नाराज़ ना हो, हमारे कहने का मतलब यह है कि फ़ोन की घंटी और फ़ोन से आने वाली आवाज़ झूठ है। मुमकिन है वहाँ आग लगी ना हो, आपको कोई नुकसान ना पहुँचा हो। चौधरी ने ज़रा इत्मीनान की सांस ली, फिर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाकर बोला, खुदा करे यह झूठ हो। आप लोगों की बातों से हौसला मिल रहा है। उसी वक्त तो फ़ोन की घंटी चीख पड़ी। चौधरी चौंक कर सीधा बैठ गया। उन तीनों को देखते हुए बोला, आप लोग घंटी की आवाज़ सुन रहे हैं ना? एक ने कहा, जी हाँ, शायद मिस्टर स्मिथ कॉल कर रहे हैं। चौधरी हाकिम अली ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, चौधरी हाकिम अली बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से बेटे की आवाज़ सुनाई दी, हेलो डैड, बहुत बुरी खबर है। वह झुंझला कर बोला, तमहीद ना बांधा करो, काम की बात फ़ौरन बोला करो। क्या अभी 1 मिनट पहले तुमने मुझे फ़ोन किया था? जी नहीं, हमारे दोनों फ़ोन के तार कटे हुए हैं। मैं दूसरी जगह से फ़ोन कर रहा हूँ। हमारे तहखाने में आग लग गई है। बाप ने कहा, गधे कहीं के, ये कहते हो कि पहले फ़ोन नहीं किया था, जबकि किया था, और मुझे ये बुरी खबर सुनाई थी कि हमारा 25 लाख का नुकसान हो चुका है। डैड, मैं आज सुबह से पहली बार फ़ोन कर रहा हूँ। यकीन ना हो तो सोफिया से पूछ लें। फ़ोन मेरी बेटी को दो। थोड़ी देर में सोफिया की आवाज़ आई, डैड, आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हो रहा है। अभी फरहाद अली तैमूर हमसे मिलने आया था। ओ गॉड, फरहाद आया था तुमसे मिलने? क्या उसने खुद को तुम्हारे सामने जाहिर किया था? उसके सामने बैठे हुए तीनों अफराद चौंक कर सीधे बैठ गए। चौधरी की बातों से अंदाज़ा करने लगे कि दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है। सोफिया बाप को बता रही थी कि पहले वो मेडिकल अफसर बनकर आया, बाद में एक सरकारी शनाख्ती कार्ड पेश किया जिसके मुताबिक वो एक जासूस साबित होता था। बेटी ने उसे यह भी बताया कि वो आने वाला तहखाने और चोर दरवाजे का राज जानता था। उसे चोर दरवाजे खोलने के वो नंबर याद थे जिसे सिर्फ बाप, बेटी और बेटा जानती हैं। उसके जाते ही तहखाने में आग लग गई और टेलीफोन के तार कट गए। नुमान की दराज में रखा हुआ रिवॉल्वर खाली हो गया। उस नौजवान ने अपनी असलियत तो नहीं बताई, लेकिन पेश आने वाले इन तमाम नाकाबिल यकीन वाक़यात से साबित होता है कि वो जवान टेलीपैथी जानता है और यकीनन फरहाद है। चौधरी ने कहा, तुम दोनों लेबॉर्ट्री में रहो, मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। बेटी से सुनी हुई तमाम बातें उन तीनों को सुनाई। एक ने कहा, सोफिया बेटी का अंदाज़ा दुरुस्त है, वो फरहाद होगा। अभी इस फ़ोन से पहले जो फ़ोन आपने सुना था वो टेलीपैथी का तलेसम था, हमने घंटी नहीं सुनी। वो आपके दिमाग में घुसकर आपको हमारे सामने एक तमाशा बना रहा था। हाँ, वो हमारे दरमियान अपनी मौजूदगी साबित कर रहा है। मैं उसे कहता हूँ वो मुझसे बात करे, मेरा कसूर क्या है?
मुझसे दुश्मनी क्या है? वो इंतज़ार करने लगा। मेरी तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। उसने फिर मुझे आवाज़ दी, फिर इंतज़ार किया। एक ने कहा, शायद वो इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर यहाँ नहीं है तो मेरे बच्चों के पीछे पड़ा होगा। मैं क्या करूँ? अपने बच्चों और अपने माल और दौलत के साथ कहाँ पनाह हासिल करूँ? जॉन स्मिथ के सेक्रेटरी ने कहा, मेरा ख्याल है फरहाद तुम्हारे बेटे बेटी के पास नहीं गया था। तुम्हारी बेटी का बयान है कि वो आने वाला नौजवान था, जबकि फरहाद को उम्र रसीदा होना चाहिए। एक ने कहा, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए बूढ़ा अपने चेहरे की झुर्रियाँ दूर करके जवान बन जाता है। वो रूप बदल कर लेबॉर्ट्री के दफ्तर में गया होगा। दूसरे ने कहा, यह भी हो सकता है कि उसने किसी नौजवान को आलाकार बनाया हो। यही बात समझ में आती है। उसने मेरे बच्चों के पास किसी आलाकार को भेजा था और खुद मेरे दिमाग में रहता है। वो अब भी है, ज़रूर है। मेरी बेबसी और बेचैनी का तमाशा देख रहा है। मिस्टर हाकिम, ज़रा हौसला करो। फरहाद के खिलाफ ज़बरदस्त इक़दामात किए जा रहे हैं। वह तुम्हारा पीछा छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। फ़ोन की घंटी बजने लगी। सबकी नज़रें फ़ोन पर मरकूज़ हो गईं। चौधरी ने पूछा, घंटी बज रही है या वो मेरे अंदर है? चेयरमैन ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? फिर दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर चौधरी को रिसीवर देते हुए बोला, मिस्टर स्मिथ, लंदन से बोल रहे हैं। चौधरी ने रिसीवर कान से लगाकर कहा, हेलो मिस्टर स्मिथ, मैं बुरी तरह डूब रहा हूं। फरहाद ने मुझे 25 लाख का नुकसान पहुंचाया है। मैं उसके दिमाग में था। जॉन स्मिथ के लहजे में बोला, ये इब्तदा है, इंतहा में कंगाल बनोगे। वह परेशान होकर बोला, मिस्टर स्मिथ, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मैं आखिरकार कंगाल हो जाऊंगा और आप तमाशा देखते रहेंगे? दूसरी तरफ से जॉन स्मिथ ने कहा, मैंने ये तो नहीं कहा। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, आपका नुकसान मेरा भी नुकसान है। मैंने फिर स्मिथ के लहजे में कहा, वैसे तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तुम्हारा कारोबार डूब जाएगा तो मेरे हाथ से सिर्फ पाकिस्तान की मंडी निकलेगी। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो मेरा कारोबार खूब फल फूल रहा है। मेरी बात खत्म होते ही वह चौंक गया। लंदन से जॉन स्मिथ पूछ रहा था, मिस्टर हाकिम, खामोश क्यों हो? मेरी बात का जवाब दो। मैं किस बात का जवाब दूं? स्मिथ ने पूछा, क्या तुम दिमागी तौर पर हाजिर नहीं हो? मिस्टर स्मिथ, शायद आपके साथ साथ फरहाद भी मेरे दिमाग में बोल रहा है। उसकी बात दिल को लग रही है। मैं डूब गया तो तुम्हारे हाथ से सिर्फ एक मुल्क का मुनाफा जाएगा, बाकी दुनिया में तो तुम मुनाफा कमाते रहोगे। मेरे बारे में गलत ना सोचो मिस्टर हाकिम, बिजनेसमैन एक पौंड, एक शिलिंग या एक पिंस का भी मुनाफा नहीं छोड़ता। फिर मैं पाकिस्तान से हासिल होने वाला शेयर कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे दिमाग में फरहाद नहीं बोल रहा है, बल्कि तुम अंदेशों में घिर गए हो। प्लीज़ मुझे अंदेशों और मुसीबतों से निकालो। 25 मुल्कों की दवासाज कंपनियाँ और डॉक्टर कब हड़ताल करेंगे? थोड़ा वक्त लगेगा। फरहाद हमसे पहले एक ज़बरदस्त चाल चल गया है। उसने 2 खतरनाक इंसानी रोबोट इसराइल पहुंचा दिए हैं और ये चैलेंज किया है कि इसराइली सनतकारों का कोई माल पाकिस्तान में फ़रोख्त होगा तो यहूदियों की मिलों और फैक्ट्रियों में जलजला आ जाएगा। उनका कोई सनतकार सलामत नहीं रहेगा। चौधरी ने कहा, इसराइल को बचाने के लिए मुझे कुर्बानी का बकरा बना रहे हो? मिस्टर हाकिम, ये मत भूलो कि हम जो दवाएं तैयार कर रहे हैं उनका फार्मूला हमने इसराइली सनतकार से हासिल किया है और मुनाफे का एक हिस्सा उनकी झोली में डालते हैं। उन्होंने कहा है कि हम फ़िलहाल हड़ताल का इरादा तर्क कर दें और उन्हें रोबोट के अजाब से निकलने का थोड़ा वक्त दें। अगर हमने उनकी दरख्वास्त रद्द कर दी तो वह हमसे तमाम फार्मूलों के हकूक वापस ले लेंगे। चौधरी ने कहा, ताज्जुब है, क्या इसराइली हुक्मरान उन 2 रोबोट को वहाँ से निकाल नहीं सकते? अगर उन रोबोट के पीछे फरहाद है तो सुना है कि इसराइल में भी अच्छे खासे टेलीपैथी जाने वाले हैं। यकीनन फरहाद के मुकाबले में अच्छे खासे टेलीपैथी जाने वाले, इसलिए कहता हूँ कुछ रोज़ हौसले से काम लो। फरहाद की हर चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तुम्हारा जो भी नुकसान होता रहेगा उसकी आधी रकम तुम्हारे लंदन के बैंक अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। अब तो खुश हो? जी हाँ, अब ये इत्मीनान है कि तुम मेरे नुकसान को अपना नुकसान समझ रहे हो। मैं आज रात किसी वक्त फ़ोन करूंगा। ओके, गुड बाय। उसने रिसीवर रख दिया। फिर उठते हुए उन तीनों से बोला, मिस्टर स्मिथ ने बड़ा हौसला दिया है। मैं माजरत चाहता हूँ, अभी मेरा लाहौर जाना ज़रूरी है। मेरे बच्चे लेबॉर्ट्री में इंतज़ार कर रहे होंगे। वो कार के ज़रिए तकरीबन 5 घंटे में लेबॉर्ट्री पहुँचने वाला था। मैं जॉन स्मिथ के दिमाग में पहुँच गया। वो अपनी दवासाज कंपनी के एक शानदार दफ्तर में बैठा हुआ था। मेज़ के दूसरी तरफ उसका एक कानूनी मुशीर एक फ़ाइल का मुताला कर रहा था। मैं खामोशी से स्मिथ के ख्यालात पढ़कर उसके कारोबार के मुतालिक अहम मालूमात हासिल करने लगा। मालूम हुआ कि पाकिस्तान में जो दवाएं तैयार होती हैं उनका सालाना मुनाफा पाकिस्तानी करेंसी में चौधरी को 1.5 से 2 करोड़ रुपए, जॉन स्मिथ को तकरीबन 4 करोड़ रुपए और इसराइली सनतकार को 3 करोड़ रुपए मिलते थे। यानी हमारे मुल्क के तकरीबन 7 करोड़ रुपए दूसरे मुल्कों के मुनाफेखोर हजम कर लेते थे। और ये तो एक दवा की सनत का हिसाब था। दूसरी सनतों के जरिए और ना जाने कितने करोड़ का मुनाफा यहूदी मुनाफाखोरों को पहुंच रहा था। उसका हिसाब भी जल्द ही मिलने वाला था। कानूनी मुशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ, मैंने बहुत गौर किया है और इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि आप और आपका पाकिस्तानी पार्टनर हवा से लड़ रहे हैं। फरहाद एक ऐसी हस्ती है जो ख्याली भी है और हकीकत भी। चूंकि आप उसे दुनिया की किसी अदालत में पेश नहीं कर सकते, इसलिए हर अदालत उसे ख्याली कहेगी और आपका मुकदमा कोर्ट से खारिज कर दिया जाएगा। स्मिथ ने कहा, आप मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए? वो बोला, फरहाद की जंग आपसे नहीं यहूदियों से है। वो यहूदियों को पाकिस्तान से मुनाफा हासिल नहीं करने देगा
उन्हें मुनाफा पहुंचाने वाले हाकिम अली हाकिम को नीस्तो नाबूद कर देगा। आप मुनाफे का जरिया बन रहे हैं, इसलिए वो आपके भी पीछे पड़ जाएगा। क्या मैं उसके खौफ से पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दूं? पाकिस्तान से आपको सालाना 10 लाख पाउंड यानी 4 करोड़ रुपए मिलते हैं। यूके और दूसरे ममालिक से आप करोड़ों पाउंड हासिल करते हैं। सिर्फ 10 लाख पाउंड के लिए आप करोड़ों पाउंड के मुनाफे को खाक में मिला देंगे और खाक में मिलाने का मौका फरहाद को देंगे। आप बिजनेसमैन नहीं हैं, सिर्फ मुशीर हैं, इसलिए 10 लाख का मुनाफा छोड़ने का मशवरा दे रहे हैं। आप मुझे ऐसा मशवरा दें कि ये मुनाफा छोड़ने की नौबत ना आए। इसका एक ही रास्ता है, फरहाद से किसी तरह समझौता करें। उससे दुश्मनी सुपर पावर कहलाने वाले मुल्कों को महंगी पड़ती है और आप बेइंतहा दौलतमंद होने के बावजूद सुपर पावर नहीं हैं। उसने सोचते हुए पूछा, क्या फरहाद हर जगह पहुंच जाता है? यहाँ मेरे दिमाग में भी आ सकता है? सॉरी, मैं टेलीपैथी के मुतालिक कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैंने उसे मुखातिब किया। वो एकदम से चौंक गया, दोनों हाथों से सर को थामकर अपने मुशीर को देखने लगा। मुशीर ने पूछा, क्या हुआ? मेरे अंदर कोई कह रहा है कि वो फरहाद अली तैमूर है। ओह, खुदावंद यसू तुम पर रहम करे। वो फरहाद है तो निजात मुमकिन नहीं है, दोस्त बनकर बातें करो, मैंने सोच के जरिए कहा। तुम्हारा मुशीर तुम्हारी भलाई के लिए बेहतरीन मशवरे दे रहा है, उन पर अमल करो। वो बोला, तुम वाकई फरहाद हो? मैंने उसे कुर्सी से उठाया, फिर बिठाया, फिर उठाया, फिर बिठाया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक पेपर वेट उठाकर अपनी पेशानी पर मारा। पेशानी से खून बहने लगा। मुशीर ने आगे बढ़कर उसके हाथ से पेपर वेट छीनते हुए पूछा, ये आपको क्या हो गया है? मैंने पूछा, क्या मेरी मौजूदगी का यकीन हो गया? हाँ, यकीन हो गया। मैं मानता हूं तुम मेरे दिमाग में भी आ सकते हो। आदमी जब तक जिंदा रहता है यही समझता है कि उसे मौत नहीं आएगी। तुम आ गए हो, ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब क्या इरादा है? मैं दोस्ती करना चाहता हूं। माकूल दोस्ती या नामाकूल दोस्ती? मैं समझा नहीं। नामाकूल दोस्ती यूं हो सकती है कि पाकिस्तान की मार्केट छोड़ दो, वहां यहूदी फार्मूला ना पहुंचाओ, बाकी ममालिक में कारोबार करते रहो, यहूदियों से दोस्ती करते रहो। मैं इस हद तक दोस्त रहूंगा कि तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मिस्टर फरहाद, कोई ऐसा रास्ता बताओ कि पाकिस्तान में भी मेरा कारोबार जारी रहे। तो फिर मुझसे माकूल दोस्ती करो। इसराइली सनतकारों को मुनाफे में 1 शिलिंग भी ना दो। मेरी जंग यह है कि यहूदियों का पाकिस्तानी करेंसी तो क्या, पाकिस्तान की एक चुटकी मिट्टी भी ना मिले। लेकिन इसराइली सनतकारों से कानूनी मुआहदा हो चुका है कि हम उनके फार्मूले के एवज मुनाफे का 1/4 हिस्सा दिया करेंगे। मैं इसराइली सनतकारों को मजबूर कर दूंगा कि वो मुआहदा मनसूख कर दें, और जब मैं मुआहदा मनसूख कराऊंगा तो तुम्हें भी पाकिस्तानी करेंसी में 4 करोड़ नहीं, सिर्फ 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये तो जुल्म है, उस जुल्म से कम है जो तुम और चौधरी पाकिस्तानी कौम से करते आ रहे हैं। मैं तुम्हें सोचने का मौका दे रहा हूं, फिर किसी वक्त आऊंगा। मैं खामोश हो गया। वो खला में तकता रहा, फिर उसने आवाज़ दी, मिस्टर फरहाद आप मौजूद हैं? मैंने जवाब नहीं दिया। मुशीर ने कहा, मिस्टर स्मिथ मुझे बताएं, मिस्टर फरहाद क्या चाहते हैं? उसने मुशीर को मेरे ख्यालात और इरादे बताए। उसने कहा, जो शख्स आपकी पेशानी से लहू बहा सकता है वो आपके कारोबार का तमाम मुनाफा निचोड़ कर ले जा सकता है। फरहाद ने शराफत का सबूत दिया है। अगर वो आपकी लेबॉर्ट्रीज को आग लगाकर जाता तो आप क्या बिगाड़ लेते? मेरा मशवरा है आप उससे दोस्त बनाकर रखें। वो सोच में पड़ गया। मैंने भी उसे सोचने का मौका दिया था, इसलिए वहां से चलाया। चौधरी के पास आकर देखा, वो कार ड्राइव करता हुआ वजीराबाद से गुजर रहा था। अपनी लेबॉर्ट्री में पहुंचने में उसे अभी काफ़ी वक्त लगता, लिहाजा मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मैं चारपाई से उठकर बैठ गया। बहुत अरसा पहले मेरी फूफी ने बताया था कि मैं एक चारपाई पर पैदा हुआ था। मुल्क से बाहर जाकर फॉर्म और स्प्रिंग के ऐसे नरम गरम और मुलायम बिस्तरों पर सोता रहा था। ऐसी शाहाना जिंदगी गुजारता रहा था कि अपने वतन की चारपाई को भूल गया था। अब मैं वैसे ही चारपाई, वैसे ही बिस्तर, तकिए, लिहाफ और मामूली तर्ज का फर्नीचर खरीद कर लाया था। वैसे ही तकरीबन 30 बरस पहले की जिंदगी गुजारते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मालिक मकान चौधरी करामतुल्लाह खड़ा हुआ था। बड़े गुस्से में था। मुझे देखते ही बोला, ओ जी, आज तो मैंने मोहल्ले वालों की ऐसी की तैसी कर दिया। ये मेरे पीछे पड़ गए थे कि मैंने किसी छड़े तन्हा आदमी को मकान क्यों दिया है। यहाँ सब बीवी बच्चों वाले रहते हैं। जवान कुड़ियाँ एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे आती जाती हैं। अपने किराएदार को यहाँ से निकालो। मैंने कहा, चौधरी साहब अंदर आ जाएं, आप बहुत गर्म हैं, ठंडा पिलाऊंगा। वो अंदर आकर बोला, मैंने साफ साफ कह दिया है, मेरा मकान है, मैं किसी को भी किराए पर दे सकता हूँ। जिसने माँ का दूध पिया है वो मेरे बंदे को यहाँ से निकाल कर दिखाए। फिर वो राजदारी से धीमी आवाज़ में बोला, आदमी को ज़रा गर्म ज़रा नरम होना पड़ता है। मैंने बाद में नरमी से कह दिया है कि तुम 1-2 महीने में शादी कर लोगे, अभी लड़की पसंद कर रहे हो। आप भी कमाल करते हैं चौधरी साहब, ऐसा कहने की क्या ज़रूरत थी? ऐसा कहने से मोहल्ले वालों की तसल्ली हो गई है। फिर मैं तुम्हारे बाप की जगह हूँ। तुम्हारी इतनी उम्र हो गई और अब तक कंवारे बैठे हो। कंवारी तो लड़कियाँ बैठती हैं। इस मोहल्ले में 16 बरस से लेकर 40 बरस तक की लड़कियाँ कंवारी हैं और रिश्तों के इंतजार में माँ बाप पर बोझ बनी हुई हैं। पिछले बरस एक लड़की ने वालिदैन का बोझ हल्का करने के लिए खुदकुशी कर ली। एक और लड़की घर से भाग गई। अगर तुम्हारे जैसे लोग शादी नहीं करेंगे तो बेचारी लड़कियां कहाँ जाएंगी?
और इस्लाम में राहिबाना जिंदगी गुजारने की इजाज़त नहीं। तुम मुसलमान हो, शादी करो, ये नेकी भी होगी। यहाँ जिस लड़की जिस घर की तरफ उंगली उठाओगे मैं वहाँ शादी तय करा दूंगा। मैंने कूलर से एक ठंडी बोतल निकाल कर कहा, दिसंबर की सर्दियों में यही पिला सकता हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ चाय और खाने का इंतजाम नहीं है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए किसी मुलाजिम का बंदोबस्त कर दें जो खाना पकाए और घर की सफाई करे। मुलाजिम बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बीवी आसानी से मिल जाती है। आज कहो आज ही दुल्हन आ जाएगी। जब घर गृहस्थी का आराम मिल सकता है तो एक मुलाजिम की तलाश महज हमाकत है। और ये बोतल वापस ले जाओ, मैं तुम्हारे घर चाय उसी वक्त पीऊंगा जब दुल्हन आएगी। आप तो मेरी शादी के पीछे पड़ गए हैं, ये भी नहीं जानते मैं अच्छा हूं या बदमाश। अगर बदमाश हो तो किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भाग जाऊंगा, फिर मोहल्ले वाले आपको पकड़ेंगे। मेरी फिक्र न करें, मैं अल्लाह के भरोसे पर नेकी करता हूँ और मेरा ईमान है कि नेकी का फल मिलता है। ये क्या कम है कि नेकी का फल जरूर किसी शरीफजादी को मिल जाए। फिर वो सोफे से उठकर बोला, कोई जल्दी नहीं है, अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि ऐसी लड़की ने खुदकुशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था। अब इनकार करोगे तो वो अंचल में छुपकर रोएगी, घर से भाग जाएगी, अपनी जान दे देगी। ये कहकर वो चला गया। मैंने दरवाजे को बंद करते हुए सोचा, यह शख्स मुझे एक जज्बाती मसले में उलझा गया है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं शादी करूंगा, लेकिन ये मेरे मुल्क का बहुत ही अहम मसला था। गुर्बत और जहेज के मुतालबात के बायस शरीफजादियां घर बैठे बैठे बूढ़ी हो जाती थीं, या खानदानों और बरादरियों में लड़ाई झगड़ों के बायस वो सदा कमारी रहकर दुनिया से उठ जाती थीं। मैंने चौधरी करामतुल्लाह के ख्यालात पढ़े वो सोच रहा था, ये तीसरा किराएदार है। इससे पहले मैंने और 2 किराएदारों की इसी मोहल्ले में शादियां कराई हैं। ये तीसरा भी राजी हो जाएगा तो एक और लड़की इज्जत व आबरू से अपना घर बसा लेगी। मैंने महसूस किया चौधरी के अंदर आंसू छुपे हुए हैं। वो सोच रहा था, शब्बो बेटी, तेरे साथ जो ज्यादती हुई उसकी तलाफी इसी तरह कर सकता हूं कि आखिरी सांस तक दूसरे घरों की बेटियों को दुल्हन बनाकर उन्हें ससुराल में आबाद करता रहूं। मैं क्या हूं, मेरी औकात क्या है। मैं तेरे ससुराल वालों के भारी मुतालबात पूरे न कर सका। उस नौजवान ने शादी से इनकार कर दिया। तू अपनी तौहीन और बाप की नदामत को बर्दाश्त न कर सकी और छत के पंखे से गले में फंदा डालकर मर गई। मेरी बच्ची, मैं तेरे साथ होने वाली ज्यादती की तलाफी करता रहूंगा। मेरे दिल पर चोट सी लगी। वो खुदकुशी करने वाली लड़की चौधरी की अपनी बेटी थी। तभी वो मुझे कह रहा था कि अच्छी तरह सोचो और इस पहलू से सोचो कि एक ऐसी लड़की ने खुदकुशी की थी जिसे तुमने दुल्हन बनाने से इनकार किया था। चौधरी के इन फिक्रों के पीछे एक मजलूम बाप के दिल का दर्दो करब छुपा हुआ था। उसे हर इनकार करने वाला जवान अपनी बेटी का कातिल दिखाई देता था। मैंने मालूम किया वो नौजवान कौन था जिसने शब्बों को खुदकुशी पर मजबूर किया था। चौधरी की सोच ने बताया वो चौधरी के घर के सामने ही 2 मंजिला मकान में रहते हैं। इस इलाके में उस नौजवान शाहिद के बाप के मजीद 4 मकानात हैं जिनसे माहाना 5,000 रुपये की आमदनी है, जबकि चौधरी के 2 ही मकानात थे। एक में वो बीवी बच्चों के साथ रहता था, दूसरा मकान उसने मुझे किराए पर दिया था। इस हिसाब से 5 मकानात वाला शाहिद का बाप ज्यादा हैसियत वाला था और अपने इकलौते बेटे की शादी वहां करना चाहता था जहां से बहू जहेज में एक मकान या कोठी लेकर आए। ये मकानात उसका जरिया माश थे। उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती थी, घर बैठे हजारों रुपए मिलते रहते थे। उसका बेटा शाहिद भी कामचोर था और बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। मैंने चौधरी के जरिए उन बाप बेटे के दिमाग में जगह बनाई, फिर यह तय किया कि उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। चौधरी अपने इलाके की तमाम शरीफजादियों को सुहागन बनाना चाहता था। मैंने भी यह तय किया कि उस सितम रसीदा बाप के इरादों को पूरा करूंगा। वक्त मिलता रहा तो इन घरों में किसी न किसी तरह रिश्ते पहुंचाता रहूंगा। अगरचा मुआशरे के दुख दर्द का इलाज करने का मौका मुझे नहीं मिलता है, फिर भी कोशिश करूंगा। उधर चौधरी हाकिम अली हाकिम लेबॉर्ट्री पहुंच गया। वहां अपनी पहली तबाही का मंजर अपनी आंखों से देख चुका था। तहखाने की आग इस बुरी तरह फैली कि ऊपर लेबॉर्ट्री और अद्वियात के गोदाम को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी। सब कुछ जल चुका था। दवा की एक शीशी, एक कैप्सूल या एक गोली भी नहीं बची। चौधरी हाकिम ने अपने असर रसूख के मुताबिक एसपी और अखबारी सहाफियों को बुलाया था। एसपी को वो सरकारी शनाख्ती कार्ड दिखाया जिसे पारस ने जासूस के तौर पर सोफिया को दिया था। उस कार्ड में जो तस्वीर लगी थी पारस वही चेहरा बनाकर आया था। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा, चौधरी साहब मैं इस शख्स को तलाश करूंगा, लेकिन आप फरहाद का नाम ले रहे हैं इसलिए यकीन से कहता हूं फरहाद ने किसी को अल्लाहकार बनाकर यहां भेजा होगा। यह तस्वीर वाला नौजवान हमें कहीं नहीं मिलेगा। अखबारी सहाफियों ने कहा, हम लेबॉर्ट्री की तबाही की रिपोर्ट तस्वीरों के साथ पहले सफ़े पर शाया करेंगे, लेकिन फरहाद और टेलीपैथी का जिक्र नहीं करेंगे। चौधरी हाकिम ने पूछा, क्यों जिक्र नहीं करेंगे? इसलिए कि अखबार में दुनिया जहान की सच्ची खबरें शाया होती हैं। हम फरहाद और टेलीपैथी का जिक्र करके अपने अखबार को फिक्शन न्यूज़पेपर नहीं बनाएंगे। यह अखबारात के मालिकान और एडिटरों का फैसला है। सोफिया ने कहा, हमारी जली हुई लेबॉर्ट्री इस बात का सबूत है कि टेलीपैथी फिक्शन नहीं है और फरहाद अली तैमूर ख्याली किरदार नहीं है। एक सहाफ़ी ने कहा, ठीक है, अगर पुलिस वाले फरहाद को गिरफ्तार कर लेंगे और अदालत में साबित हो जाएगा कि फरहाद एक जिंदा किरदार है तो हम उसके खिलाफ वो सब कुछ लिखेंगे जो आप चाहती हैं। अखबारात के रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स चले गए। चौधरी हाकिम ने एसपी से कहा, आप कानून के मुहाफिज हैं, इतने बड़े अफसर हैं,
अगर आप फरहाद को गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम इंसाफ मांगने कहाँ जाएंगे। एसपी ने कहा, फरहाद की बहन शाहीना के दरवाजे पर 3 कत्ल हुए। वहां बड़े बड़े अफसरान और मुसल्ला सिपाही मौजूद थे। सब बेबस थे क्योंकि उन्हें कत्ल करने वाला आंखों के सामने नहीं था, उनके दिमागों में था और उन्हें खुद अपने हाथों से मरने पर मजबूर करता रहा था। क्या अफसरान साबित कर सकते हैं कि वो कत्ल किए जा रहे थे? वो तो अफसरों के सामने खुदकुशी कर रहे थे और कानून के मुताबिक उन अफसरों को खुदकुशी की ही रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। इसी तरह क्या आप साबित कर सकती हैं कि इस लेबॉर्ट्री को फरहाद ने जलाकर खाक किया है? हमें सबूत और गवाही चाहिए, उसके बगैर मैं आपके किसी काम नहीं आ सकूंगा। चौधरी के बेटे डॉक्टर नुमान ने कहा, आपसे हमारे दरीना ताल्लुकात हैं। आप हमारी खातिर राजदारी से चुपचाप फरहाद को तलाश तो कर सकती हैं, उसका पता ठिकाना तो मालूम कर सकती हैं। राजदारी हमारे तुम्हारे दरमियान हो सकती है। टेलीपैथी जानने वाले के सामने कोई राज नहीं रहता। क्या तुम में से कोई जानता था कि वो तुम सबके दिमागों में पहुंच जाएगा? क्या ये यकीन से कह सकते हो कि अभी वो हमारे दरमियान नहीं होगा और आइंदा मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मैं वर्दी उतार दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। वो सॉरी कहकर चला गया। तीनों बाप बेटा और बेटी दफ्तरी कमरे में थोड़ी देर तक चुप बैठे रहे। फिर बाप ने कहा, टेलीपैथी बहुत ही खतरनाक इल्म है। बड़ी सुपर ताकतें भी फरहाद से कतराती हैं। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। उसके खौफ से नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। किसी बात पर हंसते हंसते सहम जाता हूं, वो मौत की तरह याद आ जाता है। सोफिया ने कहा, आज तक मैंने उसका जिक्र सुना था, अब इतनी जबरदस्त तबाही देखकर मेरा सुकून भी गारत हो गया है। अगर इस कारोबार में करोड़ों का मुनाफा ना होता तो हम इसे छोड़ देते। चौधरी ने कहा, फरहाद को सिर्फ यह एतराज है कि यहूदी पाकिस्तान से अपना मुनाफा ले जाते हैं। नुमान ने कहा, फरहाद से समझौते का कोई रास्ता निकालना चाहिए। सोफिया बोली कि तुम्हें पता है वो पक्का याश है, मुझे आज रात खाने पर बुला रहा था। चौधरी हाकिम ने चौंक कर पूछा, क्या वो तुम्हें डिनर के लिए कह रहा था और तुमने इनकार कर दिया? हाँ, और क्या करती? क्या रात को उसके पास चली जाती? बेटी, वो खाने पर बुला रहा था, खाने के साथ तुम्हें तो नहीं खा लेता। तुम समझदार हो, जरा सोचो। मुलाकात का सिलसिला जारी रहता तो हकीकत सामने आ जाती कि तुमसे मुलाकात करने वाला महज आलाकार है या खुद फरहाद है। नुमान ने कहा, एक बार, सिर्फ एक बार ये यकीन हो जाए कि तुमसे मिलने वाला फरहाद है तो उसे गोली मारने में देर नहीं लगेगी। चौधरी ने बेटे से कहा, तुम्हारा खून गर्म है, सिर्फ गोली मारने की बात ना सोचो। अगर वो सोफिया को पसंद कर ले, मेरा दामाद और तुम्हारा बहनोई बन जाए तो ये रिश्ता हमें अरबपति और खरबपति बना देगा। वो बोली, डैड ये आप क्या कह रहे हैं? फरहाद आपकी उम्र का होगा, सुना है उसके 2 बेटे जवान हैं। जवान है तो क्या हुआ? क्या जवान बेटों के बाप शादियां नहीं करते? तुम जज्बात से नहीं, अकल से सोचो। कारोबारी शादियां ऐसी होती हैं। मैं अकल से ही समझ कर कह रही हूं, बाप की उम्र वाले से शादी नहीं करूंगी। नुमान ने कहा, अब दोनों ऐसे बहस कर रहे हैं जैसे फरहाद ने सोफिया का रिश्ता मांगा हो। बाय द वे, हमारे पास जो आया था वो तो सर से पांव तक जवान था। क्या टेलीपैथी ऐसा इल्म है जो आदमी को सदा जवान रखता है? यहां आने वाला फरहाद का अलहकार होगा। जो कोई भी हो, वो फरहाद की तरफ से तुम्हें खाने की दावत दे रहा था, तुमने दावत को ठुकराया। उसके बाद ही उसने तय खाने में आग लगाई और हमें इतना बड़ा नुकसान पहुंचा कर चला गया। अगर मैं दावत कबूल कर लेती तो? नुमान ने मेज पर हाथ मारकर कहा, तो मैं यकीन से कहता हूं कि हमें 25 लाख रुपए का नुकसान ना होता। वो बोली, क्या ये गैरतमंद भाई कह रहा है? क्या 25 लाख बचाने के लिए या वो रकम वापस हासिल करने के लिए मुझे फरहाद के पास छोड़कर आओगे? बोलो, आओगे? वहां छोड़कर? नुमान ने कहा, डैड ये ख्वामखा जोश में आ रही है, मुझे काटने को लपक रही है। क्या कहा? मैं काटने को लपक रही हूं? क्या मुझे कुतिया कह रहे हो? बाप ने कहा, इजी सोफिया, इजी। अपने बाप और भाई को गलत ना समझो। हम दुनिया वालों के सामने 25 लाख के नुकसान का वावेला कर रहे हैं, वरना 25 लाख हमारी बेटी के सामने कुछ नहीं है। बेहतर है हम इस मौजू पर मजीद गुफ्तगू ना करें। नुमान ने कहा, गुफ्तगू नहीं करेंगे तो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे और फरहाद हमारे हिसाब पर सवार रहेगा। आइंदा भी हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। इब्तदा 25 लाख से हुई है, ना जाने इंतहा कहाँ होगी। बाप ने कहा, हम कंगाल हो जाएंगे, शानदार कोठियों और कारों से निकलकर फुटपाथ पर आ जाएंगे। सोफिया को आराम से सोचने दो कि समझौते का जो एक ही रास्ता रह गया उस पर हमें चलना चाहिए या नहीं। वो उठकर खड़ा हो गया। नुमान भी बाप के साथ उठ गया। सोफिया बैठी रही और यह समझती रही कि बाप भी यही चाहता है, मगर साफ लफ्जों में नहीं कह रहा। उसी वक्त फोन की घंटी बजने लगी। बाप बेटे जाते जाते रुक गए, फोन की तरफ देखने लगे। सोफिया ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया, फिर कहा, हेलो। मैंने उस आवाज़ और लहजे में उसे मुखातिब किया जिसे पारस ने उसके सामने इख्तियार किया था। मैंने कहा, हेलो सोफिया, मैं तुम्हारे दिमाग में आकर भी बोल सकता था, लेकिन यह मालूम करने के लिए फ़ोन पर बोल रहा हूं कि फ़ोन के जो तार काटे गए थे वो जोड़ दिए गए हैं या नहीं। फिर तुम्हारे बाप और भाई को भी मालूम होना चाहिए कि मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। वो चाहें तो फ़ोन पर मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। चौधरी हाकिम अली ने पूछा, किसका फ़ोन है? वो बोली, फरहाद। भाई दोबारा कुर्सी पर बैठ गया। बाप ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मुझे बात करने दो। वो एकदम से बिफर कर बोली, आप किस रिश्ते से बात करेंगे? कारोबार की सलामती के लिए दामाद बनाएंगे या बेटी का गाहक? चौधरी ने गरज कर कहा, यू शट अप, मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जुबान तो बहुत देर से बाप बेटे की चल रही है, जो कहना चाहते हैं वो साफ तौर से कह नहीं पा रहे।
भाईजान ने अभी कहा था कि मैं फरहाद की दावत कबूल कर लेती तो हमारी लेबॉर्ट्री में आग न लगती। फिर वो रिसीवर के माउथ पीस पर झुककर बोली, मैं फरहाद से पूछती हूँ, क्या तुम इतने कम ज़रफ़ हो कि लड़की हाथ ना आए तो उसके घर में आग लगा देते हो? तुम्हारा जवाब मैं नहीं, मेरे डैडी सुनेंगे, जवाब दो। उसने रिसीवर बाप की तरफ बढ़ा दिया। बाप ने उसे लेकर कान से लगाया। मैंने कहा, चौधरी मैं बैक वक्त 2 जगह मौजूद हूँ। तुम्हारे बेटे के दिमाग में बोल रहा हूँ और अपने रिसीवर के माउथ पीस पर तुम्हारे कान में अपनी आवाज़ सुना रहा हूँ। बाप बेटे ने एक दूसरे को देखा। मैंने कहा, और मैं तुम्हारी हरकतें भी देख रहा हूँ। अगर तुम दोनों अपनी तबई उम्र तक जीना चाहते हो और अभी हराम मौत नहीं मरना चाहते तो मेरे साथ साथ बोलो ताकि सोफिया सुन सके। चौधरी ने कहा, प्लीज़ मिस्टर फरहाद, पहले मेरी 2 बातें सुन लो। चौधरी, अब एक लफ्ज़ भी अपनी तरफ से न कहना। अब जो बोल रहा हूं उसे नोमान जुबान से दोहराएगा और तुम खामोश रहोगे। चलो नोमान, बोलो कि तुम कम ज़रफ़ हो और ये चाहते हो कि सोफिया फरहाद से दोस्ती करके 25 लाख का नुकसान पूरा कर दे। मैं उसके दिमाग में था, वो मेरी बात से इनकार नहीं कर सकता था। उसने कहा, सोफिया मैं कम ज़रफ़ हूं और चाहता हूं कि तुम फरहाद से दोस्ती करके 25 लाख का नुकसान पूरा करो। मैंने उसके दिमाग से निकलकर चौधरी के दिमाग पर कब्जा जमाया। वह बेख्तियार बोलने लगा, यहूदियों की दलाली करने वाले इतने कम ज़रफ़ होती हैं कि हालात के तकाजे पर बेटी के भी दलाल बन जाते हैं। मैं भी मजबूर हूं फरहाद की दुश्मनी से महफूज रहने के लिए मुनाफे की बिसात पर तुम्हें मोहरा बना रहा हूं और फरहाद के सामने लाना चाहता हूं। बस इतनी सी बात है। चौधरी ने इतना कहकर रिसीवर रख दिया। मैंने सोफिया के पास आकर कहा, मैंने तुम्हारी आंखें खोलने के लिए रात को खाने की दावत दी थी और तुम्हारे इनकार पर यह कहा था कि तुम्हारा बाप हर माह लाखों रुपए का मुनाफा कमाने के लिए अपनी डॉक्टर बेटी को बाजार का माल बना देगा। यह भी मैंने साबित कर दिया है। सोफिया की नाक को जख्म लग रहे थे। उसकी आंखें नदामत से भीग रही थीं। मैंने कहा, तुमने मेरे ज़रफ़ के बारे में पूछा था। मेरा ज़रफ़ यह है कि मैं तुम्हें बेटी समझता हूँ, लेकिन बेटी नहीं कहूँगा क्योंकि तुम मेरे मुल्क के एक जिम्मेदार डॉक्टर होकर दवाओं में अफीवन और अल्कोहल मिलाती हो। कौम से दुश्मनी करने वाली मेरी तो क्या किसी की भी बेटी नहीं होती। उसने जवाब नहीं दिया। सोच के जरिए मुझसे बोली, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। खुदा जानता है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अंदर से टूट रही हूँ। आप मुझे बेटी समझते हैं तो मैं आपको अब्बू कहकर कसम खाती हूँ कि दवाओं में मिलावट नहीं करूँगी। आप जो कहेंगी वो करती रहूँगी। ठीक है, आज से तुम मेरी बेटी हो। मेरे बेटे मुझे पापा कहते हैं, तुम भी पापा कहो। शुक्रिया पापा। आप बेटी को गाइड करें, मुझे क्या करना चाहिए। तुम्हारी जहानत मस्बत अंदाज में जो कहती है वो करती जाओ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पास आता रहूंगा, फिलहाल जा रहा हूं। मैं खामोश हो गया मगर उसके पास मौजूद रहा। वो बोली, आपने मुझे हौसला दिया है, सच्चाई का रास्ता दिखाया है। मैं आपको याद करती रहूंगी। खुदा हाफिज पापा। मैंने जवाब नहीं दिया। वह समझ गई कि मैं चला गया हूं। वो अपने आंचल से आंसू पहुंचने लगी। चौधरी ने पूछा, मिस्टर फरहाद क्या कह रहे थे? वो जा चुके हैं। नुमान ने कहा, यह बड़ी मुश्किल है। हमें अपने दिमाग में उसके आने जाने की खबर नहीं होती। तुम क्यों रो रही थी? भाई की कम ज़रफ़ी पर रोना नहीं आया। पापा की आला ज़रफ़ी और मोहब्बत देखकर आंसू निकल पड़े। कौन पापा? जिन्हें आप फरहाद कहते हैं और दुश्मन समझते हैं, उन्होंने मुझे बेटी बनाया है। नुमान ने तंजिया कहा, अच्छा तो तुम्हारे 2 बाप हैं? सोनिया ने पूछा, कि अपनी माँ को गाली दे रहे हो? वो पहले तो झींप गया, फिर भड़क कर बोला, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। यह धमकी ना देना। मैं फरहाद अली तैमूर की बेटी हूँ। तहखाने में 25 लाख की राख मिल गई, तुम्हारी तो हड्डियों का सुरमा भी नहीं मिलेगा। यकीन ना हो तो मुझे हाथ लगाकर देखो। वह दूर से ही बहन को देखता रह गया। उसे बहन की घूरती हुई आंखों में फरहाद अली तैमूर दिखाई दे रहा था। बाप ने कहा, बेटी जरा अकल से सोचो। फरहाद बड़ी चालाकी से हमारे इत्तेहाद को तोड़ रहा है। तुम्हें बेटी बनाकर तुम्हारे दिल में हमारे लिए नफरत पैदा कर रहे। क्या एक मुसलमान बेटी को यहूदियों के एजेंट से नफरत नहीं करना चाहिए? 1 मिनट पहले तक तुम भी यहूदियों के एजेंट थी, अब नहीं हूं। आंखें किसी वक्त भी खुल सकती हैं। दिलों में किसी वक्त भी ईमान पैदा हो सकता है और बेईमानों की शामत किसी वक्त भी आ सकती है। तो तुम फरहाद से मिलकर हमारी शामत लाओगी। मैं बाप और भाई से गुस्ताखी नहीं करूंगी। जो करना होगा वो पापा करेंगे। मैं इस कारोबार से अलग हो रही हूं। आपको भी समझाती हूं, दवाओं में मिलावट से बाज आ जाएं और इस्लामी यहूदियत की मिलावट ना करें। उन्हें पाकिस्तान की मंडी से 1 पैसे का मुनाफा ना पहुंचाएं। अगर आपने अकल से और ईमान से काम ना लिया तो पापा आप लोगों को कंगाल बनाकर फुटपाथ पर पहुंचा देंगे। यह कहकर वो उठ गई। फिर तेजी से चलती हुई दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। चौधरी हाकिम अली हाकिम ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, बच्ची नादान है, ये नहीं जानती कि फरहाद हमें ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में कंगाल बना सकता है, लेकिन लंदन और तिलबैब के बैंकों में हमारे लाखों पाउंड और करोड़ों से काल इसराइली करेंसी मौजूद हैं। फरहाद हमें कंगाल बनाते बनाते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन हम मुनाफे के उसी ऊंचे ग्राफ पर रहेंगे। मैं हंसने लगा। उसने चौंक कर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। घबरा कर बोला, ओ गॉड, क्या फरहाद मेरे अंदर छुपा हुआ है? ये उसी की हंसी है। नुमान ने कहा, डैड, सोफिया तो कह रही थी वो चला गया है। बेटे, उसकी बात दुरुस्त थी। फरहाद के आने और जाने की खबर नहीं होती। मैंने कहा, मेरी खबर ना रखो, लंदन और तिलबैब के बैंक अकाउंट्स की खबर लो। वो लाखों पाउंड्स और करोड़ों सिक्काल तुमने पाकिस्तान की जमीन पर रहकर कमाए हैं। वो पाकिस्तान की दौलत है, कौम का सरमाया है।
वो पौंड्स और सिकाल दोबारा पाकिस्तानी करेंसी में तब्दील होकर यहाँ 24 घंटों के अंदर आएंगे और कौमी खजाने में जमा किए जाएंगे। वो कुर्सी से उछलकर चीखने लगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे बाहर के अकाउंट्स को हाथ भी नहीं लगा सकते। वहां के बैंकों ने जमानत दी है कि हमारी रकम हर हाल में महफूज रहेगी। जब जमानत दी है तो क्यों चीख रहे हो? 24 घंटों के अंदर टेलीपैथी का तमाशा भी देखो कि क्या से क्या हो जाता है। वह सोच में पड़ गया। उसे याद आ रहा था कि लंदन का फर्स्ट पार्टनर जॉन स्मिथ कुछ ढीला पड़ गया है। बड़े बड़े सनतकार हड़ताल नहीं कर रहे और इसराइली सनतकार इसलिए सहमे हुए हैं कि वहां फरहाद के 2 इंसानी रोबोट किसी वक्त भी उनकी सनतों को तबाह कर सकती हैं। वो बोला, मिस्टर फरहाद, हम एक दूसरे की जिद बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि तुम मेरी तमाम दौलत छीन लोगे, लेकिन हमारी कौम को नुकसान पहुंचाओगे। मेरी लेबॉर्ट्री से तैयार होने वाली दवाओं से लाखों बीमार शिफा पाते हैं। फार्मूला यहूदियों का जरूर है, लेकिन हमारे मुल्क के बीमार लोग सेहतियाब होते हैं। चौधरी, मुझे फार्मूले पर एतराज नहीं है। ये फार्मूला पाकिस्तान पहुंचकर हमारा हो गया है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इसराइली फौज अरबों की सरहदी जमीनों पर कब्जा जमाकर उसे अपने मुल्क का हिस्सा करार देती हैं और जमीनें वापस करने के सिलसिले में बैनुल अक़वामी अदालत के फैसले भी अपने हक में बदल देती हैं। ठीक उसी तरह मैं उनकी दवासाजी के फार्मूलों पर कब्जा जमाऊंगा। तुमने उन्हें बहुत मुनाफा दिया है, अब पाकिस्तानी एक पैसा भी उनके पास नहीं जाएगा और तुम्हारा तमाम कारोबार भी खाक में मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि तुम हमारे दिमाग से वो फार्मूले चुरा कर किसी दूसरे पाकिस्तानी को दोगे। मुझे तुम्हारे दिमाग से चुराना नहीं पड़ेगा, वो तो मेरी बेटी डॉक्टर सूफिया को जुबानी याद है। मैं ये कारोबार अपनी बेटी को दूंगा, फिर तुम बाप बेटे को इस लेबॉर्ट्री में कदम भी नहीं रखने दूंगा। सोचो, फैसला करो, पाकिस्तान से गद्दारी करोगे या यहूदियों के खिलाफ बगावत करना चाहोगे? मैं सोचने की मोहलत दे रहा हूं, फिर 24 घंटों के बाद वही होगा जो मैं कह चुका हूं। अब मैं जा रहा हूं, खुदा तुम्हें सोफिया की तरह अक्ल और ईमान दे। वह थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बेटे से बोला, मेरा पासपोर्ट लेकर ट्रैवलिंग एजेंट के पास जाओ और किसी भी पहली फ्लाइट से लंदन के लिए एक सीट हासिल करो। मैं मिस्टर स्मिथ और यहूदियों से 2 टोक बात करूंगा। अगर उन्होंने हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ ना दिया तो फरहाद के सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वो बाप बेटे दफ्तर से उठकर बाहर चले गए। वो आखिर वक्त तक यहूदियों के वफादार रहना चाहते थे। मायूस होने के बाद मेरी बात मानने वाले थे। ये इंसानी फितरत है। जब तक वो जवान और ताकतवर होता है, मस्त हाथी की तरह दंदनाता फिरता है। जब जवानी की तवानाई खत्म होती है, बुढ़ापा आता है, कमजोरी लाक होती है, तो खुदा याद आता है। मैंने आज तक किसी नौजवान के हाथ में तस्बीह नहीं देखी और यहूदियों के किसी एजेंट को मस्जिद के दरवाजे पर तौबा करते नहीं देखा। वो बाप बेटे भी शायद ही तौबा करते, क्योंकि उनके पीछे इसराइल था और इसराइल के पीछे सुपर पावर अमेरिका, यानी बड़ी ताकत और बड़े वसीर राय थे। बचाव की पूरी उम्मीद थी, इसलिए वो हवा में उड़ रहे थे।